बता दिया बेटा। चलो स्टार्ट करें। कैलकुलस के लेक्चर नंबर 3 में देखा जाए लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा, फंक्शंस एंड ग्राफ। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो गए थे। मतलब बेसिक्स ऑफ ग्राफ और फंक्शंस के बारे में देख लिया था, बहुत सारे फंक्शंस सीखे थे। 5 मिनट का रिकैप करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि आज डिफरेंशियबिलिटी नहीं हो पाएगी डिस्कस, इसको भी हमने 2 लेक्चर में डिवाइड करा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी आज हो जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बचे हुए क्वेश्चंस और डिफरेंशियबिलिटी कल। आज और कल मिला के इसे कवर करना है हम लोग को। तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तक जाने से पहले हल्का सा रिकैप देखते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ये सारे फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाने सीख लिए थे। उन ग्राफ की हेल्प से डोमेन और रेंज निकालना सीख लिया था। फिर बेटा इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या नीनो फंक्शन है ये जान लिया था, और पीरियोडिक फंक्शन है जान लिया था, इनवर्स फंक्शन है कि नहीं ये जान लिया था। मतलब ग्राफ की हेल्प से हमें इनवर्स फंक्शन पता चल गया था, पीरियोडिसिटी पता चल गई थी, इवन ऑड फंक्शन और नीनो फंक्शन, और प्लस ग्राफ को जान गए थे सबके, और डोमेन रेंज भी आ गया था। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना था ये भी एक हल्का आइडिया हम लोग को लग गया था, है ना। ग्राफ बनाने से ये फायदा हुआ था कि एक समझ डेवलप हो गई थी ओवरऑल। अच्छा ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया था कि y इक्वल टू x लाइन के अबाउट अगर मिरर इमेज है फंक्शन की, तो वो जो मिरर इमेज होती है वो इनवर्स फंक्शन कहलाती है। और उसके बाद देखा था कि इनवर्स कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी इनवर्टिबल, कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी इनवर्टिबल इज फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1-1 करस्पोंडेंस होना चाहिए, 1-1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तभी वो उसमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसके वाइस वर्सा भी ठीक है, मतलब f के साथ f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाए। उससे पहले हमने बेटा फंक्शन की डेफिनेशन को समझा था, तो ये किताब में लिखी हुई है डेफिनेशन। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट f इक्वल्स टू y, देन f इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड इट इज डिनोटेड एज ये सामने। अब यहां मैंने जस्टिफाई कराया था कि फॉर एवरी क्यों और यूनिक क्यों। बेटा वो टी, कॉफी और पेप्सी वाला एग्जांपल जो लिया था, वहां से हमने फॉर एवरी और यूनिकनेस को जस्टिफाई कर दिया था कि ये दोनों बातें रखी क्यों गई। हालांकि फंक्शन की सही डेफिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन थी वो हमने मैरिज वाले फंक्शन का एग्जांपल देकर आपको अंडरस्टैंडिंग बनवाई थी कि मतलब फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एंड दीस रेस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और यूजुअली ये x पे लगता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लगता है। अच्छा जो फंक्शन होता है आपका y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसमें मैथमेटिकली तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे, लेकिन हम लोग इसको इनपुट और आउटपुट लिखेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। भाई इनपुट डाला, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट आ गया, तो जो प्रोसेसिंग हुई है वही फंक्शन है, उसको हम मैथमेटिकली एक रूल की तरह लिख देते हैं। तो उस प्रोसेसिंग का नाम यहाँ रूल बना दिया जाता है और वही रूल आपको देखने से फंक्शन जैसा नजर आता है। अब क्लियर हो गया? चलो बताइए, तो ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा डोमेन रेंज में सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। और ये बेटा x एक्सिस और y एक्सिस पे डोमेन रेंज आपको नजर आ जाता है जब फंक्शन y का फंक्शन ऑफ x टाइप का हो। इफ योर फंक्शन इज ऑफ द टाइप x इज अ फंक्शन ऑफ y तो चीजें उल्टा हो जाएंगी, लेकिन हमें उस तरह के फंक्शन को हैंडल नहीं करना है। हमारे क्वेश्चन भी बनेगा तो y का फंक्शन ऑफ x टाइप में बनेगा, ठीक है। बाकी इनपुट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो डोमेन और आउटपुट्स पे जो रिस्ट्रिक्शन लगते हैं वो रेंज। अच्छा फिर एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। इससे बेटा ये पता चल जाता है कि फंक्शन है कि नहीं या वो रिलेशन है। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया तो वो जो x और y में आपको रिलेशन दी है वो केवल रिलेशन कहलाएगी, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉलो हो रहा है तो वही रिलेशन से फंक्शन बोली जाने लगेगी। अब वो आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन टेस्ट होती क्या थी। इसी तरह से बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता था, उससे क्या होता है फंक्शन की वैलिडिटी चेक हो जाती थी, नहीं 1-1 पता चल जाता था कि फंक्शन 1-1 है या मैनी 1 है। इस चीज को चेक करना है ग्राफ से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ देखो ये आ भी गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट शॉर्टकट टू चेक द 1-1 और मैनी 1 फंक्शन 1-1 है कि मैनी 1 एनी रैंडम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट द ग्राफ ओनली एट 1 पॉइंट देन इट इज 1-1 अदरवाइज मैनी 1। मैनी 1 मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज एक मिल जाए, यूनिक मिल जाए तो मैनी का 1, और 1 की इमेज 1 हो जाए तो 1-1। इसको हम टेक्निकली 1-1 को कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस तो 1-1, और सो मेनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज तो मैनी 1, ठीक है। तो मैनी सब आएगा और 1 मैनी होगा तो वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, फिर वो 1 मैनी में आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल होने लगेगा। उससे रिलेटेड ये सब एग्जांपल वगैरह को समझा रहे थे थोड़ा बहुत। अच्छा देखो कंक्लूजन लिखा वर्टिकल लाइन टेस्ट फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दोनों क्लियर। हां ऑन टू कैसे पता चलेगा, 1-1 मैनी 1 तो पता चल जाता है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। ऑन टू पता करने के लिए अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू, और अगर सबसेट है तो इनटू। अच्छा फिर 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, और 1-1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ये याद रखना। इनवर्स होने की कंडीशन वो लिखी है कि फंक्शन आपका 1-1 ऑन टू दोनों होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बेटा वो होमवर्क क्वेश्चन था, बस रिकैप आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी ग्राफ पर भी लगाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो सब टाइप्स ऑफ फंक्शन में ग्राफ आपने देख लिया था। तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इज इट ओके टू ऑल? कंफर्म कीजिएगा अभी तक सब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इस क्वेश्चन को करके लाएंगे बताइएगा। मतलब हमें डिस्कस करना है या सब ओके है आपके हिसाब से? चलो चलो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉड का 18 मिनट्स का डेमो लेक्चर देख लिया। मॉड का 18 मिनट्स का डेमो लेक्चर उम्मीद है कि देख लिया होगा। लॉ की प्रॉपर्टी वाला लेक्चर देख लिया, उम्मीद है कि देख लिया होगा। यही दो चीज आपको होमवर्क में दी थी मैंने इस क्वेश्चन के अलावा। 18 मिनट का डेमो लेक्चर और लॉ की प्रॉपर्टी वाला फाउंडेशन सीरीज वाला देख लिया है तो बेटर है, नहीं देख लिया तो फिर यही कह सकते हैं कि देख लीजिएगा, है ना, वो ठीक रहेगा। ये क्या होता है अमन पांडे ने CYEWS सर किया है। CYEWS क्या होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का भी देख लिया, मजा आ गया। हाँ CYEWS ये क्या होता है? अमन ने बोला है CYEWS, ये तो हमें समझ आ रहा है ये बोलने क्या चाह रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी कर लिया तो बहुत बढ़िया करा करते। देखो सूरज शिवानी लक्ष्य दिन तुमने कर लिया, बहुत ही बढ़िया बेटा। 3 घंटे का वीडियो था वो बहुत बड़ा, कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ा था, इसमें टाइम लगेगा। चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ फॉर द रेंज इंडिकेटेड। मतलब ये जो ग्राफ है इनमें से किस फंक्शन का है ये ग्राफ, ये बनाना है। तो इन अच्छा टाइपिंग एरर है वो, ओके। ऐसे कौन सी टाइपिंग एरर है जिसमें एक भी शब्द का मतलब समझ नहीं आ रहा? चलो y = 2x + 4 -3 से 1 के बीच में बनाना है। तो बेटा केस 1 देखो, केस 1 हम ग्राफ जल्दी ड्रॉ करते हैं। y = 2x + 4 2x + 4 और ये कब है? जब x -3 से -1 है। तो इसके लिए हमने कहा था इसको वैसे ले जाना 2x - 2x + y = 4 और यहाँ से x/-2 y/4 = 1 मतलब -2 और 4 पे कट करेगा ये, और इस रेंज में -3 से -1 में यहाँ पे कट कर जाएगा। अच्छा जी। अच्छा फिर है y = ये एक तो लाइन ये बन गई, लेकिन इसके लिए रेंज मिल रही है ये। चलो एक साथ ही बना देंगे। केस 2, अब केस 2 क्या है आपको? -1 से लेकर के 2 तक आपको दिया हुआ है, -1 से 2। इसमें आपके पास फंक्शन है y = दूसरा वाला mod x - 1 y = mod x - 1। तो बेटा mod x - 1 को इसमें ओपन करना है -1 से 2 में, तो -1 से बड़ी कोई वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे, -1 से बड़ी कोई वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 1 और -1 से 1 में कुछ और बनेगा और 2 में कुछ और बन जाएगा। अच्छा तो ये mod जैसा ही आपको दिखेगा फिर, तो ठीक है। mod of x - 1 ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट के लिए। बेटा ये ग्राफ शिफ्टिंग अगर आपको पता होती तो आप इसे कर सकते हो। mod of x - 1 का ग्राफ मतलब उस रेंज में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको हम दिखा सकते थे लेकिन उसमें लगेगा टाइम। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से समझ लेंगे, ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से हो जाएगा। केस 3 आपको दिया हुआ है, केस 3 दिया है ये रहा -1 से लेकर 2 तक। mod of x - 1 नहीं, एक काम करो
करो, केस 3 छोड़ो, केस 4 पे आओ। देखो देखने से पता चल रहा है केस 4 में -1 नहीं, ये क्या है 2 से लेके 3 तक केस 4 है, 2 से लेके 3 तक, 2 और 3, 2 से लेके 3 तक। इस केस में y की वैल्यू आपको दी गई है mod 1 सॉरी केवल 1 दी हुई है। बेटा इन तीनों लाइनों को जरा मैं बनाता हूं आपके सामने। ये वाली लाइन अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ये जो ग्राफ है ये 1 यूनिट पर शिफ्ट हो जाएगा, mod का ग्राफ, ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कहलाता है ना। ओरिजिन है इसका ग्राफ खाली बनाया था, कंबाइन ग्राफ बना के दिखा देते हैं, अब ये अंदाजा मिल जाएगा। कंबाइन ग्राफ से आपका पहले तो -3 से और -1, -3 से -1 जाना है, उसमें ग्राफ वो है कितना था, x वैल्यू -2 पे y वैल्यू 4 पे, ठीक। और फिर है -1 से 2 तक, -1 से 2 तक ये है, अच्छा -1 से 2 तक, या फिर 2 से 3 तक। मेरा 2 से 3 तक y वैल्यू 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, y वैल्यू 1 पे 2 से 3 पे मैंने 1 बना दी। देखो ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब ये कह रहे हैं कि y वैल्यू किसमें -1 से 2 के बीच में, मॉड है, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा -1 से 2 के बीच में, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ कहीं ग्राफ शिफ्ट होगा। तो पहले तो x इक्वल टू -1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, x इक्वल टू -1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ से चले और x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगी y की वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगी। चलो ये रहा, देखो -1 से 2 में ग्राफ हमने वो वाला शिफ्ट कर दिया। इससे पहले ग्राफ क्या था आपका, ये है x की वैल्यू -2, यहाँ कहीं -2 है, मतलब कि -2 ऐसा कुछ आ गया, और ये वाली लाइन यहाँ जाके 4 पे जाके कट हो जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बेटा। ये देखो इसी में मैच हो गया। अच्छा ये और भी नीचे आ रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पर भी तो है -3, नीचे तक भी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मैच कर गया ग्राफ, सही है। तो 1 2 और 4 कहाँ गया इसमें, 1 2 3 1 2 4, ये बेटा ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी। ऐसे मैंने आंसर शायद बताया नहीं था आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 2 4 मैच कर रहा है। बेटा मुझे तो ब्लर नहीं दिख रहा, आदित्य ने क्या भी दिया, इट्स क्लियर। फिलहाल ये बताओ लगभग देखो ऐसा कुछ आ गया आपको सर -1 से 2 में, देखो -1 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ, मॉड के ग्राफ को शिफ्ट करोगे 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट से इंटरसेक्ट होकर के इस तरह से चला जाएगा। y 2 से 3 में y बराबर 1 है, 2 से 3 में y बराबर 1 देखो दिख रहा है। और जब ये -3 से -1 है तो -3 पे वैल्यू अगर मैं देखूं at x -3, यहां पे पता चल जाएगा, या फिर ऐसे करो ना, ऐसे देखो, अरे अंडू क्यों नहीं होता, y की वैल्यू -3 पर, बेटा -3 पे यहाँ रखोगे -3 और -7, तो ये -7 -3.5, तो देखो नीचे चला गया। और y की वैल्यू बेटा 1 पे तो जो है, हाँ y की वैल्यू 1 पे, चलो उसकी जरूरत क्या है, ये तो 4 आ गया, x एक्सिस पे 4 कटेगा, y एक्सिस पे 4 कटेगा, तो हाँ तो y 0 की वैल्यू 4 है, तो ये वाली चीज ऐसे जानी चाहिए थी, तब लाइन हमारी अच्छी बनती है। थोड़ा बना गंदा सा है लेकिन मैच कर रहा होगा वो। हाँ वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा रितिका गांगुली फिर बेटा वैल्यू पुट करके सब में पुट करनी पड़ेगी, वो तो मैंने सिखाई दिया था आपको वैल्यू पुट करके। देखो वैल्यू पुट करके ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए थे, वो तो ऑप्शन था ही, वैसे आपने कर लिया होगा, ये आपने प्रॉपर बना के भी देख लिया कि बिना वैल्यू पुट करे अगर आप जानना तो वैल्यू पुट करके कहां का मैच कर रहा है देख लो। हमने सिखा दिया कि मतलब डायरेक्टली रिप्लेस करके भी किया जा सकता था। बढ़े आगे, चलो अब हम आगे बढ़ने की पोजीशन में आ गए हैं। चलो मैक्सिमम मिनिमम तो भी आपको पढ़ाया नहीं है। ऐसे बेटा ग्राफ से बहुत सी चीजें और भी पता चल जाती है। लाइए एक ग्राफ और दिखाते हैं आपको, ये लीजिए, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ही एमएसक्यू क्वेश्चन से करें, अगर इसका ग्राफ बना के कर सकें। लाइए 90 सेकंड का पोल भी मैंने लगा दिया स्टार्टिंग में, इसको जरा देखो तो फिर से करना, और क्या ग्राफ पूरा बना के भी देखना। एग्जाम में तो वैल्यू पुट करके कर ही लोगे, आप इसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ग्राफ पूछे नहीं, कुछ और ही पूछ लिया, कंटिन्यूटी पूछ लिया, डिफरेंशियबिलिटी पूछ ली, मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया, जिसमें से अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया हमने, ना कंटिन्यूटी पढ़ाई, ना डिफरेंशियबिलिटी, ना मैक्सिमम, ना मिनिमम, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन हमने पूछ लिया। अगर आप इसका ग्राफ बना लेगा तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर जस्टिफाई कर सकते हो आप। देखो पहले उन्होंने डिफाइन करा कि अगर मैक्सिमम ऑफ a, b लिखा है तो इसका मतलब क्या है, डिनोट्स द मैक्सिमम ऑफ टू रियल नंबर्स a and b, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एमएसक्यू है ट्रू फॉर द फंक्शन, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इस फंक्शन के लिए, मैक्सिमम ऑफ 3 - x, 3 - x, x - 1, मैक्सिमम ऑफ 3 - x, x - 1 एमएसक्यू क्वेश्चन है। तो लीजिए मैंने सिंगल चॉइस आपको दे दिया, फिर नए सिरे से मल्टीपल सेलेक्ट दे दिया 60 सेकंड, इतनी देर में तो कुछ नहीं, 60 सेकंड में से होगा नहीं, अभी भी मैंने 90 सेकंड ही लगा रखा है। अब आंसर लगाइएगा। देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम आप इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। एक है आपके पास y = 3 - x, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इनका देखते हैं जरा, y = 3 - x इक्वेशन 1 और y = x - 1 इक्वेशन 2, ये है ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं जरा, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। 3 - x = x - 1, तो बेटा ये 2x = 4, तो x = 2 हो गया, x = 2, तो y की वैल्यू 1, बेटा x = 2 और y = 1 ऐसा कुछ हो गया, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी 2,1, 2,1 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इस फंक्शन को अपने। तो fx की वैल्यू अगर देखी जाए, कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 3 - x, x - 1, इसको देखा जाए तो बेटा 2 पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो अगर मैं x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2 इस तरह से ब्रेक कर दूं, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, 2 से छोटी कोई वैल्यू 1 यहां रखते हैं, मैक्सिमम ऑफ बेटा यहां पे 2 से छोटी की वैल्यू 1 रखते हैं, 3 - 1 2 और 1 - 1 0, 2 और 0 में से कौन बड़ा है, 2 और 0 में, तो 2 और 0 सोचो ना, 2 से छोटी कोई वैल्यू 1 रख दो, यहां पे 1 रखोगे तो यहां 2 आएगा, और यहां पर कितना रहेगा। लाइए काम करते हैं, पहले आपके लिए एग्जांपल के सेंस में एक चीज दिखाते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑफ 2,1 एट x = 1, ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2,0, तो 2 आ जाएगा, और एट x = 3 मैक्सिमम ऑफ बेटा 3 - 3 0 हो गया, 3 - 1 2, ये भी 2 ही आ गया, मतलब तब दूसरे वाले से आया। तो इस चीज को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा आपको, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 पे, लेस देन 2 पर वैल्यू पहले वाले से निकल रही है, तो बेटा ये 3 - x वैल्यू हो गई, और ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू x - 1 हो गई, ठीक है ना, 3 - x और x - 1, और ये y = 2 है। देखा जाए आपका फंक्शन ये था लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पर। अभी हमने फंक्शन को ओपन करा है विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सही बात क्लियर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की हेल्प से हमने फंक्शन को ओपन कर दिया। पहले इस बात को समझ लीजिए, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा लेकिन बहुत से बच्चे अभी से समझ ही पा रहे होंगे। बढ़िया,
इसका बेटा स्लोप नेगेटिव है और इसका स्लोप पॉजिटिव है। देखो 3 माइनस एक्स लिखा है स्लोप नेगेटिव, एक्स माइनस 1 लिखा है स्लोप पॉजिटिव। तो याद कीजिए कि स्लोप पॉजिटिव लाइन पे लगभग ऐसे होता है और नेगेटिव स्लोप इस तरह से लाइन होती है, यहाँ से नेगेटिव स्लोप आ जाता था, याद आ रहा है, और इस जगह से पॉजिटिव स्लोप आ जाता था। लाइन इस तरह से है, एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी तो नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब नेगेटिव स्लोप में ऑब्ट्यूज एंगल जैसा बनेगा। तो बेटा इसका डायग्राम हल्का सा बना के देख लें, उसी से एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या है इसका। लीजिए इसका डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने कहा 2 पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये 2,0, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 2 है क्या, एट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे बेटा वैल्यू 3 - 2 1 2 1 है, मतलब वैल्यू y की 1 है, एट एक्स इक्वल टू 2, ये y वैल्यू 1 है। अब मुझे बताइए 3 माइनस एक्स में नेगेटिव स्लोप है, तो 2 से कम में नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनानी है, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बन गई। और बेटा 2 से बड़ी में पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनानी है, 2 से बड़ी में पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, ये इसका ग्राफ बन गया। जो आपको क्वेश्चन दिया गया था मैक्सिमम ऑफ x, माइनस x, इसका ग्राफ हमने बना के रख दिया। ये वाला पॉइंट क्या है, ये 1 रहा होगा, या फिर ये 0,1 0,1, तभी तो यहाँ पर 1 आया है। बताइए 2 इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,1, देखो 2,1, ये है ग्राफ आपका। ये वाली कौन सी लाइन आपने बना दी, y इक्वल्स टू 3 माइनस x, और बेटा ये वाली लाइन बना दी आपने x माइनस 1, देखो ग्राफ बन गया। अब चलो चेक करते हैं। आपको एक बात याद होती होगी बेटा, जहाँ शार्प पॉइंट होता है वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। नहीं भी याद है तो अभी दिमाग में बैठा लो, शार्प पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बोला जाता है। 1 बाय 1 चेक करते हैं कि एमएसक्यू के हिसाब से कौन सा आंसर है। इट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है बेटा, डोमेन तो सब कुछ ही है इसका, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्या आपने डोमेन में ये कहीं ब्रेक हुआ, नहीं सर कहीं ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस है, तो ये वाली बात तो सही होगा, इट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, सही आंसर। फिर करें इट हैज अ लोकल मिनिमा एट x = 2, क्या x = 2 पर लोकल मिनिमा नजर आ रहा है, हां सर लोकल मिनिमा नजर आ रहा है। तो एब्सोल्यूट मिनिमा भी कह सकते हो, लोकल भी कह सकते हो, मिनिमा नजर आ रहा है, हां मिनिमा ठीक है, बाकी मैक्सिमा तो उधर चला गया, मैक्सिमा इधर भी हो गया, लेकिन मिनिमा आपको 2 पे नजर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली बात भी ठीक हो गई। आगे देखते हैं, इट हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x = 2, नहीं 2 पे तो मिनिमा है, तो ये कट गया। अगर इट इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, क्या आपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, नहीं एट x = 2, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये वाला कट गया। तो एट कह देंगे x = 2, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। देखो ग्राफ से ये फायदा हुआ, ठीक है, ग्राफ बना के काम चला दिया। अब देखिए आंसर इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, देखिए आप में से कुछ बच्चे से कर पाए कि नहीं। 88% ने तो ऑप्शन ए लगा दिया था, शाबाश, लेकिन ऑप्शन बी 50% बच्चे लगा पाए, कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट है। ऋतिक चौरसिया, अंश वाहिनीपति और आदर्श ओरकर, ऋतिका गांगुली, आरोग्य घोष, देवव्रत के पाल, अभिषेक। चलो सही हो गया आंसर, मतलब इसका मतलब बड़ी मुश्किल से सही हुआ, तभी कह रहा हूं चलो सही हो गया। ऑनेस्टली बताइए बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं। ये केवल किस समझ से हुआ, अब ये इसको किस सिलेबस में डाला जाए, कहते हैं ना सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। बेटा वो जो बेसिक समझ हमने 2 दिन बनाई, उसके बेसिस पे देखो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन भी निकला, डिफरेंशिएबिलिटी का भी निकला, कंटिन्यूटी का भी निकला, पर हमेशा नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए जो है कई बार हम मैथमेटिकल अप्रोच से भी क्वेश्चन को करना सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके बैच में क्यों कराया, या कल भी जो 2-3 ग्राफ बनाने क्वेश्चन, ये बेटा नॉर्मल पराक्रम और श्रेष्ठ बैच में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराते हम। ये विजय बैच आप लोगों का इसलिए करा रहे हैं क्योंकि विजय बैच में प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा होने, थ्योरी पार्ट कम होना है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, थ्योरी पार्ट तो कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन भी है वो हम आपको ऐसे दे देंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा, मतलब 50% क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे, 50% हमारे पराक्रम और श्रेष्ठ वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी कुछ बेसिक क्वेश्चन तो देने ही पड़ेंगे, वो वही है। पराक्रम श्रेष्ठ में सर क्यों नहीं कराते बेटा, वहां पे बेसिक समझ ही बनाते रह जाते हैं बच्चों की, क्योंकि वहां पे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे विजय बैच के नाम की वजह से लग रहा है कि बच्चों को कुछ तो आता ही होगा, तो इसलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे हैं। 50-50% रहेगा, 50% पुराने क्वेश्चन होंगे पराक्रम श्रेष्ठ वाले, 50% नए होंगे। अब उसमें चाहे पीवाईक्यू हो चाहे कोई नया क्वेश्चन हो, बढ़ जाए आगे। चलो अब बेटा हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हम अपना वो कर सकें, लिमिट के बारे में चलते हैं, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बेटा कंटिन्यूटी अभी तो हमने कंटिन्यूटी समझ लिया कि ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन कई बार हमसे ग्राफ नहीं बनेगा तो हम कैसे करेंगे, तो बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। उससे पहले वाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग, बेटा डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है ना, वहां डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन में शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, और वहां पे कह रहे हैं वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड एटलीस्ट वन पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ वेयर वी आर गेटिंग द शार्प पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज x = 2, इट मींस योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल थ्रूआउट इन द डोमेन। मतलब अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ कर रहा है तो क्या आप कहते हो कि मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरे डोमेन में, पूरे डोमेन में नहीं है, 2 को हटा दो अगर डोमेन में से तब वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है। आगे घोष, चलो बेटा लिमिट कंटिन्यूटी से पहले हमें यहाँ की भी कुछ बेसिक्स बातों को समझ लेना पड़ेगा, तो वो बेसिक बातें देखते हैं एक एक करके। कुछ चीजें हमारी लिखी हुई रखी है, इसलिए हम क्या करें थोड़ा उस तरीके से बता देंगे, रनिंग लैंग्वेज में बताएंगे चीजों को। बताइए इन्फिनिटी, हमने 2 दिन में आपको क्या सिखाया, इन्फिनिटी इट इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर। सबसे पहला काम लोग बच्चे इन्फिनिटी को एक नंबर समझते हैं कि बहुत बड़ा नंबर, तो पहली चीज दिमाग में बताइए इट इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट थिंग व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये उस चीज का प्रेजेंटेशन है जो इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, तो इट इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कांसेप्ट, दैट थिंग की जगह दैट कांसेप्ट लेते हैं, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कांसेप्ट व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसको कभी सोचा भी नहीं जा सकता, उसको इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी क्या यूनिक होता है, बस यस और नो में सोचो जरा, इन्फिनिटी यूनिक होता है क्या, इन्फिनिटी यूनिक नहीं होता, हम बता दें इन्फिनिटी यूनिक नहीं होता, इन्फिनिटी इज नॉट यूनिक, इट डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। बेटा आप जितना भी मैक्सिमम सोच सकते हो उसके आगे की चीज आपके लिए इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपकी अभी लॉटरी लगने की बात हो कि बेटा सोचो कितनी रुपए की लॉटरी आपकी लग सकती है, तो हो सकता है ब्लाइंड भी आप सोचोगे तो आपको 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मजा ही आ जाए, 100 करोड़, इसके ऊपर आप सोच नहीं पाओगे, है ना। और लेकिन कुछ लोग 9000 करोड़ का घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं, मतलब मीडिया में ऐसा सुना था मैंने। तो कहने का मतलब किसी का इन्फिनिटी 100 करोड़ के ऊपर खत्म हो जा रहा है, किसी का 9000 करोड़ भी नहीं है ना, किसी का 10 लाख करोड़ भी इन्फिनिटी नहीं है, तो मतलब उसके ऊपर की चीज उसके लिए इन्फिनिटी ही हो जाएगी। तो सिंपल सी भाषा में बात की जाए, इन्फिनिटी को अगर एक शब्द में बोला जाए तो इन्फिनिटी का सबसे अच्छी लैंग्वेज ये रही, आई डोंट नो। इन्फिनिटी का मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यही इन्फिनिटी है ना। वैसे तो क्या है, इन्फिनिटी नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, है ना, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कांसेप्ट व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट इज नॉट यूनिक, हां इट इज नॉट एनालिसिस करता है, ठीक है, इट इज नॉट यूनिक, इट डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या इन्फिनिटी यूनिक नहीं है, आई डोंट नो, और यहां पे क्या है एक साथ में नॉट यूनिक, इन्फिनिटी यूनिक भी नहीं है। अगर इन्फिनिटी यूनिक नहीं है तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, अगर यूनिक नहीं है तो बताइए सर, इन्फिनिटी ही होगा, 2 इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। अगर यूनिक होता बेटा तो 2 + 3 5, यूनिक नंबर मिला के एक नया यूनिक नंबर बनता है, लेकिन ये यूनिक नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सेम ही रह जाएगा। तो बेटा इस लैंग्वेज में देखो, आई डोंट नो, यू डोंट नो बराबर वी डोंट नो, आई डोंट नो, यू डोंट नो बराबर वी डोंट नो, हम लोग भी कोई कुछ नहीं जानता। अच्छा समय के साथ जनरेशन में इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बता सकते हो, जनरल बात कर रहे हैं। समय के साथ जनरेशन, जो जनरेशन जैसे आज से 5 साल मतलब 50 साल पहले जो जनरेशन थी, फिर 25 साल पहले जो जनरेशन आई, 25 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है ना, 20-25 साल में भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग चले जाते हैं दुनिया से, फिर नए बच्चे आ जाते हैं। हाँ तो बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सूरज कुमार कह रहे हैं कम हो रहा है, सच्चाई नहीं बेटा, ये सच है कि इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है। ये पुराने लोगों की कॉन्स्पिरेसी है, नई जनरेशन के बच्चों को नीचे दिखाने के लिए। पुराने लोग, तुम लोगों को क्या पता है, सब कुछ तो हम ही जानते हैं, है ना। पुराने एक मन में एक गलतफहमी होती है सभी लोगों को कि पहले का ज्ञान बहुत जबरदस्त था। अरे हम बात कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त था, लेकिन आज का ज्ञान भी जबरदस्त है। हम ये नहीं कह रहे कि पहले का ज्ञान बुरा था, लेकिन जो पुराने लोग वो ये लोग आज का क्या चल रहा है, पहले सब कुछ बढ़िया था। अरे ना भाई, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। समय के साथ
समाज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बताइए, समाज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोसाइटी आगे कैसे बढ़ रही है, नई नई चीजें आपको देखने को कैसे मिल रही है। इसका मतलब इंटेलिजेंस का लेवल समय के साथ जनरेशन के साथ बढ़ता है ना कि घटता है। ये पुराने लोगों की कॉन्स्पिरेसी है नीचा दिखाने के लिए, अपना शासन चलता रहे ओल्ड एज में भी, इसलिए जो अच्छा और क्योंकि हम लोग के संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि हम लोग उनकी बात को काउंटर करते नहीं है, लेकिन ठीक है भैया हम लोग अगर खराब है फिर हमको अच्छा लगता है इस बात पे, तो खैर इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ रहा है। अब बताइए तो इसका मतलब आज से 100 साल बाद जो जनरेशन इस धरती पे होगी वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, 500 साल बाद जो जनरेशन होगी वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। चलो अब ये बताओ आज से 1000 साल बाद जो जनरेशन होगी वो तो मंगल मंगल पे तो ऐसी चली जाएगी चुटकी बजाते हुए, है ना, चली जाएगी ना निश्चित है। तो मुझे ये बताओ अब मेरे को लगा मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, नहीं अब मुझे बताओ इसका मतलब 1000 साल बाद जो जनरेशन होगी वो इंफिनिटी को जान जाएगी। बताओ भाई हम लोग नहीं जानते क्योंकि अभी हम लोग उनके लिए प्रिमिटिव हो जाएंगे ना, जैसे आज से 500 साल पहले जो लोग थे वो हमारे लिए प्रिमिटिव थे, उनके लिए हम प्रिमिटिव। तो 1000 साल बाद जो जनरेशन आएगी धरती पर बताइए वो उसका तो मेंटल लेवल बहुत ही हाई फाई होगा, तो वो इंफिनिटी जान जाएगी, हाँ या ना बताओ। हाँ नहीं जान पाएगी, शाबाश, कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि सर वो इंफिनिटी को जानते होंगे ना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट ह्यूमन ने बनाया है कि धरती पे कयामत के दिन तक कोई भी नहीं जान पाएगा इंफिनिटी क्या है। ये क्योंकि वो इंफिनिटी यूनिक नहीं है, उस तरह की आगे बढ़ रही उसकी आगे कोई चीज इंफिनिटी हो जाएगी। तो कहने की धरती पे कोई भी जजमेंट डे वाले दिन तक भी अगर कभी कोई जजमेंट डे आया इंफिनिटी कोई नहीं जान पाएगा। ये तय बात है कितनी ही बुद्धि का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि क्या है जो इमेजिन नहीं किया जा सकता उसे ही इंफिनिटी है। ठीक है तो चलो तो फिलहाल ये आई डोंट नो यू डोंट नो ये सही हो गया। एक चीज और बताओ, समथिंग अपॉन जीरो, ये क्या था समथिंग अपॉन जीरो, हमने कहा था नॉट डिफाइन, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन था ना। हाँ ये हमने आपको एक तरह से वो प्रूफ करके दिखाया था y = 1/x वाली लैंग्वेज से, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन। अब इसकी जगह इंफिनिटी लिखो चाहे माइनस इंफिनिटी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी लिबर्टी है। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, इसको आप जीरो की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समथिंग अपॉन इंफिनिटी को जीरो। इंफिनिटी वैसे तो मैंने पता क्या है, लेकिन एक नजरिए से देखे तो बहुत आगे बढ़ती हुई कोई चीज जो हर चीज आगे बढ़ जा रही है, तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 ऐसे करते करते कोई बड़ी पता नहीं कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्या है ऐसा कुछ, तो बहुत बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी चीज आएगी। तो इसके लिए इस नजरिए से हमने समथिंग अपॉन इंफिनिटी को जीरो लिखा हुआ है। ठीक है तो इंफिनिटी के बारे में बताइए 3-4 चीजें आपको पता चलनी, क्या ये बात सिस्टमैटिक तरीके से लिखी हुई है, हाँ बताइए सिस्टमैटिक तरीके से देखो लिखी हुई है, क्योंकि इसको लिखने में तो समय वेस्ट होता है। ये चीज मैंने विजय बैच में इतना दिमाग लगाया कि बच्चों का टाइमिंग देखो कम हो गया कि कम समय में पढ़ना है, तो क्वेश्चन ज्यादा कैसे कराएं कि थ्योरी पे समय कम लगे थे, थ्योरी लिखी हुई बातें मतलब जो मैंने समझा दी उसको मैंने लिखा वो स्लाइड पे पहले से तैयार है कि कितना समय बता लिया आपका, पराक्रम में पूरा लिस्ट लिख के दिखाते हैं। चलो पढ़ लो फिर से, इंफिनिटी नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कांसेप्ट व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इंफिनिटी इज नॉट यूनिक, इट डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, ये एक assumption है क्योंकि समथिंग हाँ और समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन होता है, ये पहले से हमने फैक्ट की तरह प्रूव करके रखा हुआ है। एक बात हम लिखेंगे उसको भी लिख देते हैं, इंफिनिटी इज नॉट यूनिक। अच्छा ये तो लिखी दिया इंफिनिटी इज नॉट यूनिक, और ये तो वही है इंफिनिटी इज नॉट यूनिक, बढ़िया आगे। अच्छा अब एक नई चीज समस्या आएगी बेटा, इंफिनिटी को नहीं बता क्या करें इन प्लेस ऑफ समथिंग इफ वी पुट इंफिनिटी, यही तो मजेदार बात है। आयुष राय कह रहे समथिंग की जगह में इंफिनिटी रख दूं तो क्या होगा, इसका जवाब है पेशेंस, इसका जवाब पेशेंस है। देखो इस बच्चे ने ये कहा कि जैसे मैंने इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी बताया था, तो सिंपल सी बात एक नई नजरिए से देखते हैं, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी आ गया। अब मैं कहूं इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देखो पहले मल्टीप्लाई करके देखा तो सेम आया, लेकिन अगर मैं डिवाइड करके देख लूं तो क्या होगा। आयुष राय यही पूछना चाह रहे हैं बेटा, ये एक स्पेशल फॉर्म है, इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। जैसे इंफिनिटी का फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो हम कहते हैं नॉट डिफाइन, हमें नहीं पता, वी डोंट नो ऐसे करके। लेकिन अगर मैं इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो फिर बेटा हमको नहीं पता क्या आएगा, नॉट डिटरमाइन नहीं इनडिटरमिनेट। अच्छा चलो उसको आप नॉट डिटरमाइन कह रहे हो ये भी ठीक है, ना 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 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंडिटरमिनेट आएगा, क्यों आएगा पता नहीं, चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नॉट इंडिटरमिनेट आएगा तो जीरो अपॉन जीरो क्या आएगा, सर ये भी इनडिटरमिनेट आएगा, इनडिटरमिनेट। इसका मतलब इस तरह से कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां हमें इनडिटरमिनेट वैल्यू निकलने लगती है, मतलब इसमें तो वैल्यू निकलेगी नहीं इन तीनों में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कहूं जीरो अपॉन जीरो, फिर मैं कहूं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, फिर मैं कहूं जीरो को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो इंटू इंफिनिटी, तब भी हमको नहीं पता क्या आएगा। अगर मैं कहूं आपसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बेटा नहीं पता, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी है, लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी नहीं है। और आगे फिर मैं कहूं कि जीरो की पावर जीरो क्या आएगा, मैं कहूं इंफिनिटी की पावर जीरो क्या आएगा, इंफिनिटी की पावर जीरो, और फिर बेटा हम कहते हैं 1 की पावर इंफिनिटी। ये जो है आपने तो खाली इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पूछा, हमने ये सब बता दिया, ये सब क्या आएंगे पता नहीं, तो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ये सब हमको नहीं पता इनकी वैल्यू क्या आती है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म निकालना मुश्किल है। देखो जब फाइनल आंसर इंफिनिटी जैसा कुछ आ जाए तो समझ लो नॉट डिटरमाइन, नॉट डिफाइन मतलब हमें मतलब नॉट डिफाइन है वो तो। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए 0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो ये 7 फॉर्म्स आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। अब क्या मतलब है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, हम बता देते हैं क्या मतलब है। देखना सबसे पहले जैसे 0/0 के लिए मैं क्या करा, आप ये बताओ 10/2 बराबर क्या है, 10/2 बराबर बताओ 10/2 = 5। तो सिमिलरली जैसे जिस लॉजिक से हमने 10/2 5 का 10 लिखा है उसी लॉजिक से 0/0 को क्या मैं 1 लिख सकता हूं, 0 1 0, हां सर 0 2 0, 0 * -1/3 = 0, 0 * -4 = 0, 0 * √5 = 0, 0 * 7 = 0। बेटा इस तरह से बताओ कितने आंसर आ गए 0/0 के। अगर मैं इनको देखूं तो ये सब आंसर पॉसिबल हैं, मल्टीपल आंसर्स एग्जिस्ट, मल्टीपल आंसर्स एग्जिस्ट। पहले 0/0 समझेंगे, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी उसके बाद समझेंगे। तो यहां मल्टीपल आंसर्स आ गए। बेटा इस सिचुएशन में क्या आया था, कोई आंसर ही नहीं आया था, नॉट डिफाइन का मतलब आंसर ही नहीं आया था, ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो हमें पता ही नहीं। यहां पे देखो यहां पे भी कोई आंसर नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया, लेकिन यहां पर इतने सारे आंसर आ गए कि हमसे हैंडल ही नहीं हो पाए। ये बेटा वो वाली सिचुएशन है जैसे आपने घर में मान लो बर्थडे पार्टी करी और कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, तो बहुत बुरा लगेगा यार, हमको कोई प्यार नहीं करता कि हमारे यहाँ कोई बर्थडे पार्टी में इनविटेशन देने के बावजूद भी कोई नहीं आया। तो ये एक तरह की इंसल्ट टाइप की है कि कोई भी नहीं आया, तो ये वो वाली चीज हो गई कि कोई भी नहीं आया। और कभी कभी क्या होता है आपसे इतने ज्यादा लोग प्यार कर रहे हैं कि इतने सारे लोग आ गए कि आपने हैंडल नहीं कर पाए, खाना ही कम पड़ गया, तो ऐसी चीजों को इनडिटरमिनेट की कैटेगरी में डाला गया। और जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो कह दिया नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, और जब बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो कह दिया इनडिटरमिनेट। दो शब्दों में डिफरेंस समझ लीजिए। देवव्रत के पाल देखो अभी पहले मैंने किसी और बच्चे को कहा था, अब आके कह रहे प्लीज एक्सप्लेन 1 की पावर इंफिनिटी वंस। अच्छा सभी बच्चे बताना क्या मैंने ऐसे बोला था कहीं कि मैं 1 की पावर इंफिनिटी को नहीं बताऊंगा, बताओ जल्दी। मैंने ऐसा कभी भी आज के लेक्चर में बोला भी था कि 1 की पावर इंफिनिटी नहीं बताने जा रहा मैं, बताओ ऐसा तो नहीं बोला। तो इसका मतलब आपको पेशेंस रखना है, 1 की पावर इंफिनिटी पे तब हम पहुंचेंगे जब हम 0/0 सीख लेंगे, जब हम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी सीख लेंगे, इस स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ी होता है देवव्रत, ऐसा तो नहीं होता जब नर्सरी में तुम स्कूल जा रहे थे तो तुमने कहा था मम्मी नर्सरी में क्यों भेज रही हो मुझे, सीधे 12th में भेजो, स्कूल लाइफ की अंतिम क्लास तो 12th होती है, तो मुझे सीधे 12th में क्यों नहीं भेज रही हो, नर्सरी से शुरुआत क्यों कर रही हो, बोला तो नहीं था ऐसा नहीं, मुझे डाउट है बेटा तुमने ऐसे ही बोला होगा। अब मम्मी ने कहा चुपचाप चला जा वरना पीट कर दूंगी, यही ऐसा भी हुआ होगा, देखते हुआ था कि नहीं, ईमान से याद करो तो, या पूछो तो मम्मी से मम्मी मैंने ऐसा नहीं कहा था नहीं, सॉरी बोलने मैं तब भी कर रहा हूं, सॉरी क्या है, मैं तो तब भी ले रहा हूं आपसे। हाँ आप क्या करें सीधे अंतिम चीज बता दो, क्योंकि आपको लगा बस यही तो गड़बड़ सी चीज है, अरे गड़बड़ यहाँ भी है, अभी ये भी नहीं पता बहुत सारी चीजें हैं कि ये सब कैसे हुआ, इस स्टेप से ही आगे चलेंगे। ये लास्ट वाली चीज थोड़ी वहां पे पहुंचे, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, पेशेंस के साथ पढ़ाई होगी। तो फिर 0/0 में बहुत सारे आंसर आ गए, जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो नॉट डिफाइन, और बहुत सारे आंसर आ गए तो मल्टीपल आंसर्स को इनडिटरमिनेट। तो 0/0 में तो मल्टीपल आ गए, बाकी सब में मल्टीपल कैसे आ रहे हैं,
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, जीरो पावर इनटू इन्फिनिटी में, चलो ये वाली चीज आपको दिखाई जा सकती है कि बाकी सब में कैसे आ रहे हैं, इन सबको सिस्टमेटिकली लिखना भी है बेटा। चलो यही देख लेते हैं, देखो 0 को समझ लिया ना आपने, अब आगे देखते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को समझते हैं बेटा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा ये बताओ समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, समथिंग अपॉन 0 को आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और इसको मैं उल्टा कर दूं, जो डिवीजन के रूल होता है 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 कैसी फॉर्म है, आईएनडी फॉर्म। तो बेटा ये बताओ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कन्वर्ट हुई 0 अपॉन 0 में, 0 अपॉन 0 आईएनडी फॉर्म थी, अभी सिखाया था, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज आल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। आयुष बेटा इन 7 फॉर्म्स को पढ़ लेते हैं, फिर इन्फिनिटी अपॉन 0 को भी समझ लेंगे कि वो कौन सी फॉर्म होती है। फिलहाल ये तो आ गया आईएनडी फॉर्म। अब बताइए 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, बेटा 0 into 5 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 into इन्फिनिटी क्या होगा, 0 into इन्फिनिटी 0 होगा भाई, 0 into 5 0 होता है, तो 0 into इन्फिनिटी तो 0 होना चाहिए। अब लॉजिकली समझिए एक बार बेटा, ये वाला रूल नंबर सिस्टम का रूल है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स देन रिजल्टेंट विल बी दिस वन, मतलब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। क्या इन्फिनिटी कोई नंबर है? इन्फिनिटी नंबर नहीं है, तो फिर नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने में 0 आ रहा था। इन्फिनिटी तो एक कांसेप्ट है, अगर मैं कहता कि 0 into कांसेप्ट, अब बताओ 0 into कांसेप्ट तो क्या ये 0 आ जाता? नहीं बेटा, ये लॉजिकली ठीक नहीं है, 0 into कांसेप्ट बराबर 0 तो गलत हो गया ना, इसका मतलब 0 into इन्फिनिटी 0 नहीं आएगा। अगर ऐसे आ रहा होता कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके 0 निकाल सकते हो आप, तो फिर बता, फिर तो क्या 0 into एप्पल 0 आता, 0 into एप्पल ना, 0 into एप्पल 0 नहीं आता। इस तरह से तो अगर आपको मान लो किसी दिन छुट्टी चाहिए तो कहते थे सर मल्टीप्लाई बाय 0, तो सर तो 0 हो गए, और फिर कहते तुम्हारी छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है ना, मतलब कांसेप्ट में ऐसा नहीं लिखना है। तो करें क्या, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, 0 into इन्फिनिटी को 1 upon 0 लिख सकते हो, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी ये रहा। अब ये नंबर हो गया 0 into 1 0 upon 0 होगा, 0 into इन्फिनिटी भी कन्वर्ट हो गया 0 by 0 में, ये भी कैसी फॉर्म आ गई, आईएनडी फॉर्म, आईएनडी फॉर्म आ गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म। 0 by 0 मैंने पहले बता दी थी। अब आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कैसी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली, फिर से ठीक है। हाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बेटा इसके लिए एक लिबर्टी मैं आपसे चाहूंगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए है वो पेशेंस, इसके लिए पेशेंस रखेंगे। इट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर 2 आवर्स। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, इसके लिए 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, कम से कम 2 घंटे बाद ये बात समझ आएगी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्यों है आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म। वैसे मैं बता देता हूं, आफ्टर रैशनलाइजेशन, इसमें जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म व्हिच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट होगी तो 0 by 0 में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है ना। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा लिबर्टी चाहिए, है पेशेंस। इट विल बी एक्सप्लेन्ड, इट विल बी एक्सप्लेन्ड आफ्टर 2 आवर्स। बेटा 2 घंटे के बाद ये वाला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला अभी आप नहीं समझ पाओगे, हमें किसी दूसरे लेक्चर में जाना पड़ेगा, इसलिए रोक रहे हैं, इसको रोक दिया। इस बच्चे ने ऐसे बोला, कहते सर हम अभी बता देते हैं रॉन्ग तरीका क्या है, देखो उस बच्चे ने दिमाग लगाया, हमें बता देता हूं उसने क्या दिमाग लगाया, रॉन्ग अप्रोच। उसने कहा सर ये तो बहुत आसान था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बराबर 1 upon 0, इन्फिनिटी को 1 upon 0 लिखेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बराबर 1 upon 0 माइनस 1 upon 0, कहते हैं एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद 0 माइनस 0 तो ये कन्वर्ट हो गया 0 upon 0 में, तो कहते हैं इंडिटरमिनेट आप हो गया, इंडिटरमिनेट। बेटा ये देखो इतना आसानी से तो समझा जा सकता था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कन्वर्ट हो गया 0 by 0 में, लेकिन हमने शुरू में लिखा रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि इफ दिस अप्रोच इज करेक्ट, इफ दिस अप्रोच इज करेक्ट देन व्हाई नॉट, देन वाई नॉट, अब वाई नॉट क्या है ये लिखा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बराबर 1 upon 0 प्लस 1 upon 0, 0 प्लस 0 upon 0 तो 0 upon 0, वाई नॉट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज आल्सो इंडिटरमिनेट फॉर्म। बताओ ये इसमें क्या गलत है फिर, जिस अप्रोच से आपने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इंडिटरमिनेट प्रूफ किया, आदर्श आदर्श आपने किया ना, तो उस अप्रोच से फिर बेटा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 upon 0 में। लेकिन हम जान चुके कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये अप्रोच ही गलत थी। क्या गलत थी कि बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 में भी एलसीएम ले लो, 0 का 0 से एलसीएम ले रहे हैं, बेटा एलसीएम नंबरों में लिया जा रहा है, 0 में कौन सा एलसीएम ले लोगे आप जरा। हाँ ये बात और अच्छी बोली से, टू कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड न्यूमेरिकली, टू कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड न्यूमेरिकली, ऐड किए जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट था आई डोंट नो, दूसरा कॉन्सेप्ट था यू डोंट नो, तो मिलकर के हो गया वी डोंट नो, तो ये तो ठीक है। लेकिन आई डोंट नो माइनस यू डोंट नो तो पता नहीं क्या आएगा फिर, तो माइनस नहीं किया जा सकते एक साथ। तो फिलहाल ये पूरा रॉन्ग अप्रोच है, तो बेटा इसलिए इसको तो आपकी समस्या दूर करने के लिए मैंने लिखा, वरना मेरे लिए बहुत आसान था, मैं ऐसे समझा देता है ना, कहते थे आईएनडी, इसलिए मैंने कहा है पेशेंस, इट विल बी एक्सप्लेन्ड आफ्टर 2 आवर्स। तो बेटा आपको एक 0 upon 0 के लिए कोई और डिमांड कर रहा है, सर फिर से बता दो, ये बताओ 0 1 जा 0, हां ठीक है, जैसे 2 5 10 हुआ था, 0 2 जा 0, ये भी 0 into -1 by 3 बराबर 0, 0 into -4 बराबर 0, मतलब सारे आंसर सही हैं। तो मतलब ऑल आर दी पॉसिबल आंसर तो 0 by 0। तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म का, इफ एनी एक्सप्रेशन हैज मल्टीपल आंसर्स, या फिर कहिए इफ एनी एक्सप्रेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, किसी एक्सप्रेशन के बहुत सारे आंसर्स आ जाएं तो ऐसे एक्सप्रेशन को देन दैट एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसको हम इंडिटरमिनेट कहेंगे। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा, वो बर्थडे वाला एग्जांपल कोई आया ही नहीं, तो कहेंगे नॉट डिफाइंड, उसको हम इन्फिनिटी का सिंबल देकर रखे हुए, अब चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है। अब कोई कहेगा सर ये 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या होगा, 0 की पावर 0 1 की पावर 0 जो भी है। तो बेटा आप देखो 0 की पावर 0 को चेक करना है, तो हमें नहीं पता 0 की पावर 0 क्या आने जा रहा है, तो लेट 0 की पावर 0 इक्वल्स टू के। बेटा 5 की पावर 0 क्या होता है 1, 10 की पावर 0 क्या होता है 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर 0 की पावर 0 कर दोगे, कुछ नहीं की पावर कुछ नहीं, देखो 5 की पावर कुछ नहीं 1, 7 की पावर कुछ नहीं 1, लेकिन कुछ नहीं की पावर कुछ नहीं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ऐसी समस्याओं के लिए लॉग लिया करिए। तो बेटा लेट इतनी की वैल्यू मान लो क्या आ जा रही है, तो और हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 0 की पावर 0, तो बेटा यहां मैंने log k ले लिया, और log k और ये हो गया log 0 की पावर 0, तो ये आ गया 0 into log 0, और ये बेस e पे लिया है, ठीक है 0 into, अब बताओ log 0 क्या था सर, log 0 तो माइनस इन्फिनिटी था, कल बताया था हमने log 0 माइनस इन्फिनिटी। तो आप बताइएगा 0 into इन्फिनिटी माइनस भाग ले लो 0 into 1 upon 0, अब बेटा ये 0 के साथ माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये 0 by 0 फॉर्म आ गई, 0 by 0 में बदल गया क्या log k, तो बेटा k किसमें बदल गया e की पावर 0 upon 0, और जब भी किसी नंबर में 0 upon 0 आने लग जाए तो वो समझ लो IND फॉर्म है, IND मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें k चाहिए था, ये जो 0 की पावर 0 है इसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें 0 upon 0 इंक्लूड हो गया। मतलब एनी हाउ ट्राई टू कन्वर्ट योर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, योर कंक्लूजन विल बी इट इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी कोई पावर में एक्सप्रेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो आप उसे log लेकर के प्रोसीड कीजिए। बढ़िया है। अब बेटा इन्फिनिटी की पावर 0 को भी ऐसे समझ लेते हैं, लाइए इन्फिनिटी की पावर 0 अगले को देखते हैं, फिर आप जो पूछोगे वो लिखेंगे लेट इन्फिनिटी की पावर 0 इक्वल्स टू k, और k इक्वल्स टू इन्फिनिटी की पावर 0 log k इक्वल्स टू log ऑफ इन्फिनिटी की पावर 0। तो बेटा 0 into log इन्फिनिटी, तो 0 into log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता था, हमने इसीलिए कहा था log का पढ़ के आना, 0 into इन्फिनिटी को आप 1 upon 0 लिखोगे, 0 by 0 आ गया, बेटा ये log k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू e की पावर 0 upon 0, तो फिर से ये कैसी फॉर्म आ गई IND फॉर्म। देखो IND फॉर्म, तो ये आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 से भी बहुत सारे आंसर आएंगे।
मैथमेटिकली आपको पता चल जा रहा है, हर चीज को आप कॉन्सेप्ट से नहीं समझ सकते, कुछ जगहों पे आपको मैथमेटिक्स लगा के भी कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। ये बात क्लियर है। अब जो आप में से कह रहे थे सर 1 टू द पावर इनफिनिटी को समझा दीजिए, लाइए 1 की पावर इनफिनिटी की बात करते हैं। पहले तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज है, ये बताइए 1 की पावर 20 1 होगा, 1 की पावर 50 1 होगा। चलो 1 की पावर 20 1 किस लॉजिक से है बेटा? 1 की पावर 20 1 किस लॉजिक से? 1 की पावर 50 आपने 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है? 20 टाइम्स 1 आ गया। यहां आपने 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है? 50 टाइम्स 1 आ गया। लेकिन मैं 1 की पावर इनफिनिटी बोलूं तो क्या आएगा? ये 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? इनफिनिटी टाइम्स। बेटा 1 को इनफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? 1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 को 50 यू आर मल्टीप्लाइंग 1 हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स यू विल गेट 1, बट यू आर मल्टीप्लाइंग 1 इनफाइनाइट टाइम्स, देन व्हाट विल बी द आंसर? बताओ लॉजिकली क्या आंसर आना चाहिए? 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आना चाहिए, पर नहीं आता। नहीं आता क्यों? लॉजिकली तो 1 लगता है। बिल्कुल सही है बेटा। लॉजिक और मैथमेटिक्स दोनों में, वैसे तो लॉजिक ही मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर कोई चीज लॉजिकल में जो चीज देखने में सही लग रही है, जरूरी है कि वो चीज सही हो। जब तक आपके पास उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा तब तक वो सही नहीं मानी जाएगी। जैसे देखने में सही लग रहा है कि 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करा, बेटा 1 को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 को आप 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 को आप कॉन्सेप्ट टाइम्स मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? ये नंबर सिस्टम के रूल थे जो आपने इनफिनिटी में लगा दिया। आप बताओ इनफिनिटी पे कॉन्सेप्ट था तो एक्चुअल में आप 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? पहले केस में 20 टाइम्स, सेकंड केस में 50 टाइम्स, तीसरी बार में बताओ कितनी बार? सर नहीं पता हमको। मतलब अगर अगर मैं इनफिनिटी को एप्पल कह दूं, बताओ कि इनफिनिटी एप्पल है, एप्पल इज इनफिनिटी, ये बात सही है कि गलत है? पहले इतना बताओ, एप्पल इज इनफिनिटी या इनफिनिटी इज एप्पल? बस इस बात को बताना, ये बात सही है कि गलत है? इनफिनिटी एप्पल है। चलो लैब होता है इसलिए आंसर तुरंत नहीं आता, हम बता देते हैं। बेटा पहले तो सही और गलत की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। क्या है सही और गलत की डेफिनेशन? ये है कि जब तक आप किसी चीज को गलत साबित ना कर पाओ तब तक वो सही है। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है ना। हाँ देखो एप्पल इज इमेजिनेबल गलत है, वाह सही बात है। अगर आपको हमें गलत साबित करना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा इनफिनिटी है क्या। आप जाइए इनफिनिटी पे, पहले बताइए इनफिनिटी क्या है, तब हम जानेंगे कि आप हमारी बात को गलत साबित कर पा रहे हो। जब तक आप हमारी बात को कहते हैं व्हाट इज ट्रुथ व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग, तब क्या है जिसको गलत साबित ना किया जा सके वो सच है, और गलत क्या है जिसको सही साबित ना किया जा सके वो गलत है। तो मतलब जब तक आप हमें गलत साबित ना कर पाओ तब तक वो चीज क्या होगी, हमारी आपको सही माननी पड़ेगी। तो आपको सर इस तरह से तो इनफिनिटी मैंगो भी हो सकता है, तो मान लो मैंने मना किया, हमने तो मना नहीं करा, आप ही हमें मना कर रहे हो, सही है ना? तो कहने का मतलब अगर मैं 1 की पावर एप्पल लिखता तो क्या बनाता? बताइए क्या 1 की पावर एप्पल लिखता तो बनाता? नहीं आता ना। तो उस लॉजिक से हम कह रहे हैं 1 की पावर इनफिनिटी बन नहीं है। लेकिन इतना लॉजिक इतना दिमाग कई बार चलेगा नहीं, और चलेगा भी तो इसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि हम इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ढूंढ लें जिससे कि हमें कंफर्मेशन आ जाए कि 1 की पावर इनफिनिटी बन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैथमेटिकल प्रूफ तो यही है कि हम इसको ना लॉग लेके सॉल्व करें। लेट 1 की पावर इनफिनिटी के है, मान लो के है, तो हमने क्या करा इसमें लॉग लगाएंगे। तो 1 की पावर इनफिनिटी, अब मैं लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ लॉग, ये तो मैथमेटिकली एक वैलिड रिजल्ट है लॉग वाला। बेटा इनफिनिटी पहले आ गया इनटू log 1, log की प्रॉपर्टी से इनफिनिटी इनटू log 1 क्या होता है 0, लो फिर से क्या हो गया 1/0। अब बेटा ये कुल मिला के 0/0, और ये किसकी वैल्यू आ गई थी? log k की। देन व्हाट इज k? e की पावर 0/0। जब 0/0 दिखेगा तो आप उसे ind फॉर्म करोगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 जब भी दिखेगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। लो प्रूफ हो गया कि 1 की पावर इनफिनिटी भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है इसी लॉजिक से 1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो अगर अनंत बार मल्टीप्लाई कर दें तो 1। तो बेटा पहले अनंत बार मल्टीप्लाई करो तो बोलना आसान है कि कर दें, जीवन ही खत्म हो जाएगा, अनंत खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब किसी चीज का बेटा आपके पास लॉजिकली कुछ कंफ्यूजन चल रहा हो तो आप उसे मैथमेटिकली देखते हैं। अगर मैथमेटिकली वो बात जस्टिफाई हो रही होती तो हम उसे 1 लेते, अब नहीं जस्टिफाई हो रही तो वो 1 नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया। बेटा हमने तो सारी फॉर्म दिखा दी आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म, केवल इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी वाले ने हैव पेशेंस बोल दिया है। अब आपके मन में जो डाउट हो वो चलो चेक करते हैं। चलो चेक द नेचर ऑफ 0 की पावर इनफिनिटी। बेटा 0 की पावर इनफिनिटी का नेचर जरा देखें तो इनफिनिटी की पावर 0 तो इनडिटरमिनेट है। अब 0 की पावर इनफिनिटी बताओ क्या ये इनडिटरमिनेट है या नॉट डिफाइन है? अगर इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी में से कुछ आ रहा है तो कह देना नॉट डिफाइन, और अगर 0/0 आ जाए तो कह देना इनडिटरमिनेट। बताइए 0 की पावर इनफिनिटी कैसी फॉर्म है? करो तब तक हम इसे काम करें, ठंडा लगने लगा। चलो देखते हैं, लेट कर लेंगे। लेट 0 पावर इनफिनिटी बराबर k और k इक्वल्स टू 0 पावर इनफिनिटी। अब बेटा लॉग ले लेंगे, log k इक्वल्स टू log 0 की पावर इनफिनिटी। बेटा इनफिनिटी तो पीछे आ गया और ये हो गया log 0। log 0 क्या था? इनफिनिटी इनटू माइनस इनफिनिटी, इनफिनिटी इनटू माइनस इनफिनिटी, माइनस ये आ गया इनफिनिटी इनटू इनफिनिटी। बताया था ये इनफिनिटी होता है, इनफिनिटी मल्टीप्लाई बाय इनफिनिटी बराबर इनफिनिटी। बेटा ये log k की वैल्यू आ गई इतनी, तो k इक्वल्स टू e की पावर माइनस इनफिनिटी और e की पावर माइनस इनफिनिटी 0, तो k की वैल्यू 0 आ गई, दैट इज 0 की पावर इनफिनिटी बराबर 0। हेंस डिटरमिनेट। बेटा ये डिटरमिनेट है, इसकी वैल्यू निकल आई। देखा मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है। वो अनुपम खेर जी का एक शो आता था पहले, कुछ भी हो सकता है जीवन में। बेटा वो तो उन्होंने डायलॉगबाजी में शो बना दिया था। मैथमेटिक्स में रियलिटी है कि हाँ इसमें जो सोचोगे कई बार वो नहीं होगा, अंदर कुछ और ही है इसमें। यही चीज हम मैथमेटिक्स में देखने की कोशिश करते हैं। यूनिक आंसर आया, ये डिटरमिनेट है। ठीक है चलो इतनी बात आपने देख ली। अच्छा और हाँ देखो, जब कभी कोई आपने से कोई बच्चा कह रहा था कि सर वो बता दीजिए जरा वो क्या होगा। देखो जब कभी भी एक नोट लिख लेते हैं, इफ वी आर गेटिंग इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और बोथ आवर कंक्लूजन इज इट इज नॉट डिफाइंड फॉर्म, है ना? वो हमारा कंक्लूजन है कि वो नॉट डिफाइंड फॉर्म है। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का दोनों आ जाए तो कह देंगे नॉट डिफाइंड फॉर्म। अच्छा इफ वी आर गेटिंग मल्टीपल आंसर्स, अगर हम मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं हमको, इफ वी आर गेटिंग मल्टीपल आंसर्स, आवर कंक्लूजन इज क्या होगा? इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। आवर कंक्लूजन इज इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। और देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। कौन कौन सी? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इस तरह से बेटा ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। 7 indeterminate forms. Example 0/0, infinity upon infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 power 0, infinity power 0 और 1 to the power infinity। ठीक है चलो इस बात को और भी एग्जाम्पल में देखते हैं। आप में से किसी ने कहा था कि समथिंग अपॉन, नहीं समथिंग अपॉन क्या बोला था उसने? मैंने कहा था समथिंग अपॉन हमने कहा था कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। इसको तो हमने 0 की तरह लेकर के चल रहे थे। यहाँ पे कोई तो पूछ रहा था कि वो क्या आएगा।
समथिंग अपॉन जीरो हमने कहा था नॉट डिफाइन, पता नहीं उसने क्या बोला था, हमने को याद नहीं आ रहा, किसी ने डाउट पूछा था, मैं थोड़ी देर बाद बताएंगे, सूरज ने, किसी ने याद नहीं आ रहा। बेटा जरा इसको बताओ तो, चेक द नेचर ऑफ, चेक द नेचर ऑफ इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी। अब इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी का नेचर, वैसे फाइनल इनफिनिटी आना है, बताइए इसका कैसे प्रूव करोगे कि इनफिनिटी आ जाएगा। अच्छा इनफिनिटी अपॉन जीरो, हाँ इनफिनिटी अपॉन जीरो, ठीक है, चेक द नेचर ऑफ इनफिनिटी अपॉन जीरो, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन नेचर जानना है, लेट के इक्वल्स टू इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी और, अच्छा रुक जाओ, ये तो के हो गया ना, मान लो ये के है, तो यहाँ पर log के इक्वल्स टू log इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी, बेटा इनफिनिटी इनटू log इनफिनिटी, ये फॉर्मूला बन गया, इनफिनिटी इनटू log के ग्राफ से इनफिनिटी इनटू इनफिनिटी, और इनफिनिटी इनटू इनफिनिटी क्या होता है सर, ये तो ना इनफिनिटी ही होता है, तो log के की वैल्यू इनफिनिटी आ गई, के की वैल्यू e की पावर इनफिनिटी, और e की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी होता है, दैट इज प्रूफ कर दिया आपने, इनफिनिटी पावर इनफिनिटी बराबर इनफिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर्म, नॉट डिफाइंड, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, नॉट डिफाइंड है। e की पावर इनफिनिटी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सब सिखाया था, log और e की पावर x को कैसे हैंडल करते हैं। हाँ देखो अब अगली चीज, यहाँ पर एक चीज देखें, किसी ने, मैंने आपसे बोला कि समथिंग अपॉन इनफिनिटी जीरो आएगा, और कोई अगर कह रहा था कि सर जीरो अपॉन इनफिनिटी क्या आएगा, जीरो अपॉन इनफिनिटी, बेटा जीरो भी तो समथिंग है, जीरो भी तो समथिंग, बस इनफिनिटी को आप समथिंग मत मान लेना, है ना, तो समथिंग अपॉन इनफिनिटी, तो बेटा इनफिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, समथिंग अपॉन इनफिनिटी को भी, सॉरी जीरो अपॉन इनफिनिटी को भी आप जीरो ही लेके चलेंगे, जीरो अपॉन इनफिनिटी को जीरो ही, रीजन चलो बता देते हैं, जीरो अपॉन इनफिनिटी जीरो क्यों आ रहा है, इसका भी रीजन देखिएगा, सिंस जीरो अपॉन इनफिनिटी बराबर जीरो इंटू वन अपॉन इनफिनिटी, और वन अपॉन इनफिनिटी को जीरो लेते हैं, जीरो अपॉन जीरो जीरो तो है, तो जीरो अपॉन इनफिनिटी जीरो इस लॉजिक से आ गया। आपने जो पूछा था, जीरो की पावर जीरो जीरो थोड़ी होता है, जीरो की पावर जीरो, बेटा जीरो की पावर जीरो इंडिटरमिनेट होता है, अभी प्रूफ नहीं करा, जीरो की पावर जीरो अभी प्रूफ करा था, इंडिटरमिनेट होता है। अच्छा ये बताओ इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी आपका क्यों होता है, इनफिनिटी इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी बराबर इनफिनिटी, आखिर ये क्यों होता है, इसका प्रूफ करें, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, तो लेट के इक्वल्स टू इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी, बेटा यहाँ पर भी लॉग ले लेते हैं, लॉग, तो लॉग इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी, इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ठीक है, और आप चाहो तो इसको इनफिनिटी स्क्वायर लिख लो, वैसे इनफिनिटी स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला, बेटा आप चाहो तो इसको लॉग इनफिनिटी का पावर टू, बेटा ये तो टू बाहर आ जाएगा, टू इंटू लॉग इनफिनिटी, अब बेटा ये क्या हो गया, टू इंटू इनफिनिटी, तो बेटा टू इंटू लॉग इनफिनिटी इनफिनिटी था, तो ये इनफिनिटी रह गया, तो यहाँ से लॉग के की वैल्यू आ गई, लॉग के, तो के की वैल्यू ई की पावर इनफिनिटी बराबर इनफिनिटी, दैट इज आपने प्रूफ कर दिया, इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी बराबर इनफिनिटी, अब प्रूफ हो जाएंगे। अच्छा इसके मतलब मल्टीप्लाई आप करो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, हाँ वो तो जीरो हो जाएगा। अभी बेटा हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म और इनफिनिटी को समझने की कोशिश की है। चलो इससे रिलेटेड कुछ बातें हमने लिखी हुई हैं क्या, देखो बेसिक्स ऑफ लिमिट्स के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, चलो लॉग ऑफ की प्रॉपर्टी फटाफट देखते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया था, सिस्टमैटिक लिखा हुआ है ना, बेसिक्स ऑफ लिमिट एंड क्वांटिटी तो पहले हो गया, या हेडिंग डाल दे, यूजफुल कॉन्सेप्ट्स। चलो इनफिनिटी वाले सब बता दिया, आगे देखते हैं। यहाँ देखो इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, यू डोंट नो आई डोंट नो सब सिखा दिया, ये फाइनल आंसर था, ये आपको बता दिया था, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखी हुई है, सब बढ़िया से लिखी हुई है, अच्छे से मतलब नोट्स भी बन गए आपके यहाँ पे सिस्टमैटिकली। फिर आगे चलते हैं, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी, आप में से जिन बच्चों ने अभी लॉग नहीं देखा है उनके लिए मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, मान लो कि 1.5 घंटे का लेक्चर देखने को मौका नहीं मिल रहा, तो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी है, तो देखो वहीं से उठा के लाए हैं उसी स्लाइड में से, लॉग एक्स बेस बी, आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, लॉग एक्स बेस ए बराबर बी, तो एक्स बराबर ए की पावर बी, ए की पावर बी एक्स होता है, देखो ऐसे समझो, लॉग 64 बेस 4 पर 3 क्यों है, क्योंकि 4 की पावर 3 64 होता है, यहाँ पे देखो ये 4 की पावर जो 3 है, 4 की पावर 3 64, देखो दिख रहा है 4 की पावर 3 64, लॉग 625/5 कितना आएगा, बेटा इस लॉजिक से देखें, एक सेकंड वैसे तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन चलो मैंने बता दिया, अब बताओ बेटा 5 की कौन सी पावर 625 आ जाती है, बता सकते हो 5 की कौन सी पावर 625, सर 5 की पावर 5 5 25 125, 5 की पावर 4 625 आ जाती है, तो 5 की पावर 4 625 आती है, तो इसका आंसर 4 आएगा, देखो अंडू करते हैं, ये देखो 4 आ रहा है। अच्छा फिर उसी लॉजिक में यहाँ पर और भी देखो, log 1 0 है, log 0 माइनस इनफिनिटी है, log इनफिनिटी इनफिनिटी है, log ए बेस है, सेम बेस पे 1 है, ये सब प्रॉपर्टी आपको हमने बताई हुई है, कहाँ लॉग वाले उसमें, तो देख लेना एक बार, ये आपके नोट्स सही से बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, log x बेस ए ग्रेटर देन log y बेस ए, बेटा ये अगर a ग्रेटर देन 1 है, मतलब a ग्रेटर देन 1 में मतलब log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, देखो जब बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पर डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल आपके आते नहीं है, खाली इंक्रीजिंग के आएंगे, तो दिख रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, डोमेन रेंज ये सब आपको पता ही था, कुछ और प्रॉपर्टीज थी लॉग की, वो ये रही, देख रहे हो, देखो ये रही प्रोडक्ट फॉर्मूला, log a to b log a plus log b, है ना, log a to b log x into y से लिखा हुआ है, log x plus log y, ऐसे होता है क्वेश्चन फॉर्मूला, वो देखो चौथे नंबर का फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला, log x upon y को log x minus log y लिखते हैं, पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला किसे कहते हैं, ये जो बार-बार हम y पीछे ले आ रहे थे वो पावर फॉर्मूले के लॉजिक से, अब इन सबका प्रूफ भी है, देखो यहाँ नोट में जो लिखा होगा प्रूफ भी है, अगर इन सबका आपको प्रूफ चाहिए बेटा आप लॉग वाली फाउंडेशन सीरीज देख लेना, यहाँ बिना प्रूफ के हमने लिखे हुए हैं सब, ये है पावर फॉर्मूला, वो है देखो बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज, अगर आपको बेस चेंज करना है तो किस लॉजिक से होगा, log x बेस y, तो क्या करेंगे, log x ऊपर लिखो, log y नीचे लिखो, नया बेस लिख दो दोनों जगह, इन सब के प्रूफ आपको मिल जाएंगे फाउंडेशन सीरीज वाले लेक्चर में, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है, उसी लॉजिक से हमने देखा कि अगर बेस इंफिनिटी है तो आंसर 0 आएगा, बेस इंफिनिटी पर log 0 आता है, और log 1 बेस 1, अगर बेटा बेस 1 है तो आंसर नॉट डिफाइन आ जाता है, बेस 1 है तो आंसर नॉट डिफाइन, मतलब कि log 1 और बेस पे 0 फॉर्म, मतलब log 1 बेस 1, बेटा सेम बेस पर ये 0 पर नॉट डिफाइन की बजाय इसको इंडिटरमिनेट लिख दो, IND। वैसे देखो आपने एक बात नोटिस की होगी, सेम बेस पर वैल्यू क्या होती है, सेम बेस पर वैल्यू 1 होती है ना, log a बेस है, ऐसा नहीं सुना था, सेम बेस पर वैल्यू 1 यहाँ पे लिखा था कि नहीं हमने, सेम बेस पर वैल्यू 1, हाँ ये देखो सेम बेस पर वैल्यू 1 होती है, देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर a क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, और अगर मैं आपसे कह दूं log 1 बेस 1, log 1 बेस 1, तो ये IND आ जाएगा, इंडिटरमिनेट आ जाएगा, तो अभी आपने देखा था सेम बेस पे वैल्यू 1 होती है, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 है तो फिर वो IND फॉर्म आएगी, देखो दिख रही है IND फॉर्म, और ये क्या लिखा हुआ देखो बेस 1 पे डिफाइन नहीं है, बेस 1 पे log डिफाइन नहीं है, देखो प्रूफ के साथ नजर आ रहा है, log x बेस 1 इज नॉट डिफाइन, इसे बेटा समय बचाने के लिए कर रहे हैं आप ये सारा काम, जिससे कि अभी हम क्वेश्चंस पे चले जाएं, विजय बैच, तो आपको समझ आ गया होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी आपको क्यों देखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने, मतलब क्वेश्चन तो अभी कॉन्सेप्ट कोई लॉग की हेल्प से समझा, और प्लस लॉग के कुछ फॉर्मूले भी मैंने दे दिए, अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो कम से कम इतना तो आप पढ़ ही लेना, यहाँ से नोट में पढ़ लेंगे हम लोग।
बढ़िया आगे इसमें बेटा थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं। हाँ जब थ्योरेटिकल बातें समझ आ जाएंगी तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। चलो लॉग के भी और भी फॉर्मूले हैं। लो भाई ये रहे फॉर्मूले देखो, रेसिप्रोकल फॉर्मूला लॉग के लिए रेसिप्रोकल लॉग एक्स बेस वाई, इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन लॉग वाई बेस एक्स, लॉग एक्स बेस वाई को 1 अपॉन लॉग वाई बेस एक्स, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। अगर बेस में पावर लगी है, देखो बेस में पावर, तो ये पावर बेटा बाहर आ जाती है, जैसे बी पावर है तो देखो 1 अपॉन बी हो गया, बाकी सबको ये भी एक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी, हो सकता है कल यूज हो सकता है 15 दिन बाद यूज हो, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग की जो भी दिख रही है, मतलब जितनी आज पढ़ा दिखा रहे हैं। अब ए बराबर बेटा ये देखो, वैसे तो हमने कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो आप इसे लॉग में लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करते समय इस तरह से प्रॉपर्टी लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन करते समय इस प्रॉपर्टी को लिखा जा सकता है, और उसी की हेल्प से देखो यहाँ पर भी दिख रही है ये प्रॉपर्टी, ए की पावर एक्स में ई और ये गायब हो जाता है, ए की पावर एक्स, एक्स पीछे आ जाता है, तो ए की पावर एक्स को ई की पावर एक्स लॉग लिखा जा सकता है, इसका भी यूज हम कराएंगे आपके सामने कहीं ना कहीं। ए की पावर लॉग लिखो, बी की पावर लॉग ए, जैसे लॉग पे प्रॉपर्टी नंबर 11 देखो, ए की पावर लॉग भी लिखो या बी की पावर लॉग लिखो, सेम है। इन सब के प्रूफ मिल जाएंगे आपको फाउंडेशन सीरीज में। बढ़िया आगे कुछ बच्चे रिजल्ट भूल जाते हैं बेटा, अभी हम फैक्टराइजेशन से लिमिट निकालना सीखेंगे तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, बच्चों को याद ही नहीं होता तो लिख रखे हैं। और आक्रमण श्रेष्ठ में जानता है ये सब हम आप लोगों से पूछ के समझा समझा के लिखते हैं, यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया पहले से ही, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, बेस पर माइनस बी स्क्वायर। चलो आप तीसरा दिन आप आपसे पूछे बेटा ये जो कुछ थ्योरेटिकल बातें हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले से ही ला करके रख दे रहे हैं, ये तरीका सही है या सारा लिख लिख के दिखाएं, मतलब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें या इन सबको लिख लिख के दिखाएं, बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, डिसाइड कर लो। प्राइवेट में तो पूछते नहीं, स्ट्रेस में नहीं पूछते, मतलब सब लिखना ही, क्योंकि बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हो तो आराम आराम से सब कुछ सिखाना होता है। अब बताइए जो सिस्टमेटिक तरीका से बना दिया, हाँ यही सही है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है बेटा तनिष्क यही सही है कि कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको हम क्यों समझाएं, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर लेंगे। चलो तो पढ़ लो, अब मान लो सही है तो इसको पढ़ भी लो, एक बार तो देख लो एटलीस्ट, या ये एक बार देखो बेटा हो गया इट्स राइट सर, इट्स राइट में आर आई जी एस टी वाला राइट लिखो, तुमने डब्ल्यू आर आई वाला लिख लिया है। वे कह रहे हैं सर पराक्रम श्रेष्ठ को भी ऐसा ही करना चाहिए, सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो वो इंजीनियरिंग में आके बने ना, वो थे थोड़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने जब बीटेक में एडमिशन ले लिया तो उनको लगने लगा कि हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की प्रीरिक्विजिट्स भी तो कुछ होती है, तो बेटा वो नहीं है, देश में 70-80% जनता को ये बेसिक बातें नहीं पता है, इंजीनियर्स की बातें कर रहा हूं मैं, उनको नहीं पता है, इसलिए बताना पड़ता है। चलो फिलहाल आ गया और आगे देखिए लो, एक और गलत बात पहले आपको दिखा देते हैं, ये जो सामने है ना इसका भी यूज आगे कहीं होगा, जब फॉर्मूले सब आ रहे हैं तो इनको भी देख लो, ये कुछ यूजफुल रिजल्ट देखो सामने लिखे हुए हैं, ये क्या है, इनमें से एक का प्रूफ हम करा देंगे, बाकी सब वैसे ही आप मान लोगे। लेकिन mod x - a लेस देन l तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी सर, a - l से a + l के बीच में, ये कैसे हो गया देखो, mod x - a लेस देन l तो x a - l से a + l के बीच में होगी, ऐसा कैसे, लाइए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि mod x - a लेस देन l, यहां पे बेटा mod x को आप लिख सकते हो प्लस माइनस और x - a इज लेस देन l, मतलब mod x की वैल्यू तो प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि वेदर x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन a, कह सकते हैं ना, तो प्लस माइनस, तो बेटा दो केस बन गए, एक केस तो बन गया, एक केस ये बन गया कि माइनस ऑफ x - a इज लेस देन l, और दूसरा केस बन गया प्लस ऑफ x - a इज लेस देन l, एक माइनस वाला केस एक प्लस वाला केस। अब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी सर रिवर्स हो जाएगी, तो ये माइनस l हो गया, x - a इज ग्रेटर देन माइनस l, और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, x - a इज लेस देन l। बेटा यहां पर अगर मैं देखूं x ग्रेटर देन a उधर ले गए तो a - l और a इधर ले गए तो a + l, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो बचेगा क्या, देखो x a - l से बड़ा है और x a + l से छोटा है, तो x इज लेस देन a + l, देखो प्रूफ हो गया, जो आपसे कहा था वही प्रूफ हो गया कि x a - l से a + l के बीच में होगा, जब कभी ऐसा लिखो mod x - a लेस देन l, कंक्लूजन ये रहा x a - l से a + l के बीच में। इसी लॉजिक से आप ये दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा इसका पर्टिकुलर केस अगर बेटा a की जगह 0 है तो mod x लेस देन l में x - l to l, ठीक है, ये तो है ही ना। अब आगे देखो mod x - a ग्रेटर देन l है तो फिर रिजल्ट ये रहा, देखो आप चाहे तो ऐसे प्रूव कर ले, क्यों करें प्रूफ, हमें इसका यूज करना है। तो दूसरा देखो जब ये लेस देन l है तो a - l से a + l, लेकिन अगर ग्रेटर देन l है तो x इज लेस देन a - l या फिर और x इज ग्रेटर देन a + l, या तो a - l से कम या a + l से ज्यादा, मतलब इस बीच की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो। सेकंड वाला फॉर्मूला देखिएगा, इसी से मिलता जुलता बेटा तीसरा और चौथा फॉर्मूला भी है, देखो फर्स्ट को देखो और उसी से मिलता जुलता तीसरा है, अगर a b से छोटा है तो x - a x - b लेस देन 0 मतलब x कहां से कहां के बीच में, a और b के बीच में। अगर ऐसे ही सेकंड को देख करके फोर्थ देखिएगा, if a लेस देन b, देखो अगर लेस देन का सिंबल है तो इसके बीच में वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन का सिंबल है तो x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है वो गायब हो जाएंगी ग्रेटर देन में, तो इनको दिमाग में बैठा लीजिए, आगे यूज होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि आज यूज हो जाएगा, कोई 3 दिन बाद यूज होगा, कोई 15 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद यूज होगा। ये वाली कुछ प्रॉपर्टी हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में भी यूज करेंगे, एक ही जगह देख ले रहे हैं अभी यूजफुल रिजल्ट के नाम पे। आज हम सोचते हैं सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाए तो कल हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के। बढ़िया आगे भाई, तभी हमने कहा क्लास में आप शायद नोट्स ना बना पाओ क्योंकि हम क्लास में लिखने का समय देते नहीं है, अगर बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जब रिवीजन मोड में आइएगा तब नोट्स बनाइएगा, और शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो और अच्छा है, डिटेल नोट्स तो सब है ही। चलो इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको समझा दिया था ना, ये रहा इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर से लिखा हुआ है देखो क्या लिखा है, देयर आर एक्जेक्टली 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, जो सामने लिखा है सब याद कर लो। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, आपने समझा मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं तो बेटा उसको ढंग से लिखा हुआ, इफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज मल्टीपल आंसर्स देन दैट एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो वो मल्टीपल आंसर जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म में कहलाते हैं, मतलब मल्टीपल आंसर तो नहीं, वो एक्सप्रेशन आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में कहलाता है। आपने कहीं जो है एल ऑपरेटर रूल का नाम सुना होगा, जब हम लिमिट निकालते हैं बेटा तो उस समय एल ऑपरेटर रूल आता है, तो लिमिट तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम एल ऑपरेटर रूल समझ लेते हैं। एल ऑपरेटर रूल कहां एप्लीकेबल है, पहले तो ध्यान रखना, ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 बेटा इन 7 की 7 में एप्लीकेबल नहीं है, केवल पहली दो फॉर्म में 0/0 में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में देखो लिखा हुआ है दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, बाकी के फॉर्म में नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म में भी जो पहली दो हैं बाद में क्या करेंगे वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन यह है कि केवल पहली दो में आप में से कम 50% बच्चों को डाउट होगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में लग जाता है, तो टोटल 7 है, फिर तो 7 की 7 में नहीं लगेगा, केवल पहली दो में लगेगा। व्हेन योर एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन द फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी देन ओनली यू कैन अप्लाई एल ऑपरेटर रूल। और दूसरी बात एल ऑपरेटर रूल करता क्या है, एल ऑपरेटर रूल क्या करता है बेटा ये बताओ, जब हमारे पास 0/0 का एक्सप्रेशन आया था, देखा है जरा हम पन्ने ऊपर नीचे करते रहेंगे ऐसे आपको समझाने के लिए, जब 0/0 का एक्सप्रेशन आया था ये रहा, देखो ये जो 0/0 एक्सप्रेशन तो मल्टीपल आंसर्स आ गए थे, हमें आंसर नॉर्मली चाहिए कैसा होता है, कैसा आंसर चाहिए हमें सर, यूनिक आंसर मिल जाए तो सही रहेगा है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यूनिक आंसर आ जाए तो। ये बेटा ये बताओ जब समथिंग अपॉन 0 करा था कहां गया वो समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 तो कुछ आया नहीं, तो चलो छोड़ो भाई समथिंग अपॉन 0 नहीं आया तो हमसे नहीं निकल पाया, लेकिन जब मैं 0/0 कर रहा हूं तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, इसमें से कोई यूनिक आंसर आ जाता तो बढ़िया रहता, तो एक्चुअली फिर ये यूनिक आंसर निकलेगा कैसे, फॉर्म तो इंडिटरमिनेट है, बहुत सारे पॉसिबल है। एल ऑपरेटर रूल की हेल्प से बेटा हम इसमें से यूनिक आंसर निकाल ले जाते हैं। व्हेन वी अप्लाई एल ऑपरेटर रूल इन 0/0 फॉर्म इट विल प्रोवाइड यू द यूनिक आंसर। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर -4 है तो एल ऑपरेटर रूल लगाने के बाद बेटा -4 ही बाहर आ जाएगा, बाकी सब छूट जाएंगे। किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो बेटा जब एल ऑपरेटर रूल लगाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाहर आ जाएगा, बाकी छूट जाएंगे, ठीक है।
हाँ, सबको 0/0 में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बेटा कहां से परेशान हो गया? 1 की पावर इन्फिनिटी तो समझा दिया, 1 की पावर इन्फिनिटी के इनडेटरमिनेट फॉर्म है, उसके बहुत सारे आंसर है, लेकिन उसमें से यूनिक आंसर निकालने का तरीका होता है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। अभी मैं खाली 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बता रहा हूं, इन दोनों को आप एल ऑर्डर रूल के हिसाब से कर सकते हो। 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को आप एल ऑर्डर रूल के हिसाब से कर सकते हो। बाकी सब एक्सप्रेशन को कैसे करना है, इसके लिए आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। अंक को पता है, तो उनको सब कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए, यहां तक की बातें भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी आ गया, लॉग के फॉर्मूले ये सब आ गया, एल ऑर्डर रूल। बेटा अगली चीज, ये एल ऑर्डर रूल है क्या? एल ऑर्डर रूल क्या है हम बता देते हैं। सेपरेटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेपरेटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स until we are free from 0/0 और infinity by infinity फॉर्म। जब हम एल ऑर्डर रूल लगा रहे होंगे तो बेटा आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, सेपरेटली करोगे, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर 5 टाइम्स देन यू मस्ट हैव टू डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर एज वेल एज 5 टाइम्स। बेटा न्यूमरेटर को अगर 5 टाइम डिफरेंशिएट करा तो डिनोमिनेटर को भी 5 बार डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को 3 बार डिफरेंशिएट करा तो डिनोमिनेटर को भी 3 बार डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर को आपने 4 बार डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया और आंसर निकाल दिया, वो गलत हो जाएगा। मतलब इस रूल के कोई तरीका भी होगा तो वो तरीका चला जाएगा। पहले तो कब अप्लाई होता है, जब ये 0/0 या infinity by infinity हो। प्लस ये क्या करता है, यूनिक आंसर प्रोवाइड करता है। देखो दिस रूल प्रोवाइड्स यूनिक आंसर आउट ऑफ मल्टीपल आंसर्स। और रूल क्या है, सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक कि आप 0/0 या infinity by infinity से फ्री ना हो जाए। बेटा एक बात लास्ट और बताइएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस बात का भी कोई मीनिंग होता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कोई मीनिंग इसका? लिमिट एग्जिस्ट, जब आप क्वेश्चन में से यूनिक आंसर निकाल ले जाए और फाइनाइट आंसर निकाल ले जाए, यूनिक के साथ साथ फाइनाइट, यूनिक और फाइनाइट आंसर निकाल ले जाए, तो हम कहते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, मतलब कि व्हेन इट इज पॉसिबल टू फाइंड यूनिक कांस्टेंट आंसर, यूनिक को साथ में कांस्टेंट आंसर हो, फाइनाइट मतलब कांस्टेंट आंसर हो, तो यूनिक और फाइनाइट या यूनिक एंड कांस्टेंट, यूनिक के साथ साथ कांस्टेंट भी हो जाए, पॉसिबल टू फाइंड यूनिक कांस्टेंट वैल्यू, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, चलो तो ये वाली बात शायद लिखी होगी कहीं। देखो ये रहा, सबसे पहले सेपरेटली डिफरेंशिएट, देखो एक तो हाईलाइट करा है सेपरेटली को, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शॉर्टकट मिलेगा इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर ऑफ टाइम इक्वल, और तीसरा अंटिल, जब तक कि फ्री ना हो जाए, अंटिल वी आर फ्री फ्रॉम 0/0 इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म। तो बेटा तब तक ये है आपका, ये तीन बातों को ध्यान रखना एल ऑर्डर रूल लगाते समय। जैसे मान लीजिए fx/gx का लिमिट x टेंडिंग टू a पे निकालो, x टेंडिंग टू a, तो अगर मान लो ये 0/0 फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करा, फिर हमने वैल्यू रखी तो देखा 0/0 आ गया, फिर हमने डिफरेंशिएट करा, फिर डिफरेंशिएट करा, फिर वैल्यू रखी, ऐसा करते रहेंगे जब तक कि फाइनल आंसर ना आ जाए। और वहां देखो फाइनल आंसर कहीं किसी स्टेप पे जाके यूनिक आंसर आ रहा होगा तो वहीं जाके रुक जाएंगे, जब तक यूनिक आंसर नहीं आएगा तब तक करते रह जाएंगे। चलो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट एग्जिस्ट मींस देयर एग्जिस्ट यूनिक एज वेल एज कांस्टेंट वैल्यू और दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम x। बेटा ये फ्री फ्रॉम x क्या है, क्योंकि आप x टेंडिंग टू a पर या x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट निकाल रहे हो तो फाइनल आंसर में x नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी के नेबरहुड में वैल्यू आपको चाहिए, तो उससे फ्री होना चाहिए। तो तीन बातें लिमिट एग्जिस्ट करते समय ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर मस्ट बी यूनिक, सेकंड योर आंसर मस्ट बी कांस्टेंट, एंड थर्ड दैट आंसर मस्ट बी फ्री फ्रॉम x। जो जिस चीज पे लिमिट निकालनी है बेटा उस चीज से फ्री होना चाहिए, वो तब जाके आंसर आएगा। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर देखिए x को इंफिनिटी रखो तो ये क्या आ जाएगा सर, इंफिनिटी, और यहां रखोगे e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। क्या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में एल ऑर्डर रूल लगता है? हां तो अभी तो बताया लगता है, तो फिर वही काम करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बेटा x क्यूब का 3x स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये डिफरेंशिएट कर लिया दोनों को अलग अलग। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इंफिनिटी रखो तो ये इंफिनिटी और नीचे इंफिनिटी, अभी भी ये कैसी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फिर से आ गया। एक चीज हमने शायद सही नहीं लिखी है, यहां e की पावर x है नीचे वाले में, e टू द पावर x, ये तो डिफरेंशिएट के बाद हुआ, और फिर ये वैल्यू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आई लिया। फिर क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 6 अपॉन e की पावर x। अब बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो जरा यहां पर, तो 6 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, बेटा 6 अपॉन इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, बेटा ये आ गया दैट इज यूनिक एंड कांस्टेंट, यूनिक एंड कांस्टेंट। और क्या ये x से फ्री है? तो हां है, हेंस एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। यूनिक वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तब तक करते रहते हैं जब तक कि आपका आंसर यूनिक ना हो जाए और कांस्टेंट ना हो जाए, और x से फ्री तो होगा ही होगा। बढ़िया जी। बेटा बताओ इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव अप्लाइड एल ऑर्बिटल रूल, कितनी बार एल ऑर्बिटल रूल लगाया है, बस ये बताओ। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव अप्लाइड एल ऑर्बिटल रूल। देखो एक बार डिफरेंशिएट करा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करा, तीन बार तो नजर आ रहा है, चौथी बार में तो आंसर ही आ गया, तो 3 टाइम्स यू हैव अप्लाइड एल ऑर्बिटल रूल 3 टाइम्स। चलो अच्छी बात है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स करा। लेकिन एक डाउट है आपको सर, आपने ना कहा था कि सेपरेटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। कुछ बच्चे इसमें क्वेश्चन फॉर्म में लगा देते हैं, तो वो तो नहीं लगाना। दूसरी बात सर, आपने तो खाली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहां किया? ये तो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x रहने दिया। सर ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी कर लेते हो अपने मन से। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हो, कह रहे हो दोनों को डिफरेंशिएट करना है, आपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, क्या जवाब दूं इसका फिर मैं? बताओ, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन होता हुआ दिख ही नहीं रहा, किसी ना किसी मन में तो आ ही रहा होगा, कम से कम 10 से 20% बच्चों के मन में। हालांकि विजय बैच है तो इसलिए नहीं आना चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन है भाई। गो एंड वॉच फाउंडेशन सीरीज, ये सही कहा इन्होंने, गो एंड वॉच फाउंडेशन। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, इसलिए जो है वो एक जैसा नजर आ रहा है, वरना हो रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक, यहां तक की बातें भी हो गई। बेटा अब समस्या आ गई कि सर ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं जानना है ये लिमिट का क्या मतलब है। मतलब यहां तक की बातें तो ठीक है, लेकिन लिमिट का भी तो कोई मतलब होता होगा कि हम जो लिमिट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन तो आपने थोड़ा बहुत हमने करा, अभी कुछ बेसिक बातों को समझ लिमिट का क्या मतलब है। बेटा लिमिट का मतलब समझने से पहले हमको नेबरहुड का मतलब समझना होगा कि नेबरहुड से आप क्या समझते हैं, किसी रियल नंबर के नेबरहुड का मीनिंग क्या हुआ। तो लाइए नेबरहुड का मीनिंग समझते हैं पहले। एक अगला कॉन्सेप्ट, नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए, नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए। मान लो किसी नंबर का नेबरहुड चाहिए आपको, बेटा मान लीजिए ऐसे कहा गया कि जैसे कि नेबरहुड ऑफ 3 इज, तो बेटा 3 का नेबरहुड 2.999 से लेकर के 3.001, ये नेबरहुड हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर नंबर्स आते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां कहीं 0 है, हम 3 का नेबरहुड चाहिए, तो 3 का नेबरहुड हमने 2.999 से लेकर 3.001, देखो ये 3 का नेबरहुड ये रहा, दिख रहा है, ये वाला इलाका नेबरहुड कहला रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता। तो नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर इज डिनोटेड एज ओपन इंटरवल, नेबरहुड एक ओपन इंटरवल से डिनोट किया जा रहा है, नेबरहुड ऑफ 3 इज दिस वन। ठीक,
अच्छा ऐसे ही जरा बताइए तो नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो का नेबरहुड 0 पॉइंट बताइए माइनस में, और फिर बताइए नेबरहुड ऑफ बता सकते हो 0.001 से लेकर के 0.001 सही था, जीरो के थोड़ा सा बगल में, थोड़ा सा इधर बगल में आ जाइए, जल्दी बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा आदित्य ने कह दिया सही लिखा है, और बताइए सही है। कुछ लोग यहाँ पे 0.999 लिख जाते हैं, बेटा वो छोटा हो जाएगा, चलो ये तो हो गया। ऐसे बताओ नेबरहुड ऑफ -2, -2 का नेबरहुड, एक ओपन इंटरवल -2 का नेबरहुड अगर देखना है तो राइट साइड का तो हम लिख देते हैं 2.0001, जरूरी है 3 डिजिट तक, मैंने 4 डिजिट तक ले लिया 2.0001, और बताइए 2.0001, अब बताइए इसके नीचे क्या लिखा है सर? -1.999 और 9, अभी ठीक है माइनस तो होगा, लेकिन क्या ये है -1.999 से लेकर के ये भी माइनस ही रहेगा, नहीं बेटा रुक जाओ, एक शायद गलती हो गई, यहाँ पे पहले नंबर लाइन बना लो, ये रहा 0, ये है -2, इधर कहीं -3 होगा, इधर कहीं -1 होगा, अब यहाँ रुक जाओ, ऐसे नंबर लाइन बना के ये इसका नेबरहुड है, तो बेटा इधर तो इधर 3 की तरफ जाएगा। अब बताओ माइनस में नेबरहुड अगर देखा जाए, अब देखो इसको देखकर लिखना, वो गलती मत कर देना जो हमने कर दिया, हाँ वो आयुष वाले सही करें। अब बताइएगा देखो इधर होगा -2.001, -2.001 छोटा हो जाएगा, और -1.999 ये राइट में हो गया, अब सही है ना, -2.001 लेफ्ट साइड में आएगा, इसके लेफ्ट साइड में ये बड़ी चीज आएगी और राइट साइड में ये छोटी चीज आएगी, मतलब देखने में बड़ी छोटी लग रही है पर है उल्टा, देखो बाद में सही है, बता दिया सही। तो आपने ओवरऑल देखा क्या, नेबरहुड का मतलब समझ के रहे हो? नेबरहुड का मतलब आप समझ लो बेटा एक ओपन इंटरवल है ना, एक ओपन इंटरवल। अच्छा इस इंटरवल की लेंथ जो है आप पे की चॉइस पे डिपेंड कर रही है या फिक्स है? इंटरवल की जो लेंथ है वो आप पे डिपेंड कर रही है फिक्स है? सर हम पे डिपेंड कर रही है कैसे? देखो यहाँ पे आपने 3 डिजिट तक लिया था, यहाँ आपने 4 डिजिट तक ले लिया था, कहां लिया था 4 डिजिट लिया था, चलो 4 डिजिट तक ले सकते, जरूरी है 3 डिजिट तक ले लो, आप इसको 2.9 से 3.1 लेते तो भी नेबरहुड होता, तो हमारी चॉइस पे डिपेंड कर रही है। तो नेबरहुड की जो डेफिनेशन बनी वो ये रही बेटा डेफिनेशन, देखो ये देखो ये है डेफिनेशन, पढ़ो जरा अब ये डेफिनेशन देखना, उस एग्जांपल की बात समझ आई है कि नहीं? नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर ए मींस क्या करना चाह रहा हूं, मींस वी आर कंसीडरिंग एन ओपन इंटरवल, वी आर कंसीडरिंग, देखो ओपन को हाईलाइट कर रखा है, वी आर कंसीडरिंग एन ओपन इंटरवल ऑफ लेंथ 2h। अब ये 2h कहां से आ गया? विद सेंटर्ड एट पॉइंट ए, देखो ए पॉइंट पर सेंटर हो, जैसे ए का नेबरहुड आप a - x से a + x तक गए ना, तो ओवरऑल लेंथ क्या हो गई इंटरवल की? आप a - x से a + x तक गए तो 2h लेंथ हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए वहां 2h लिखा हुआ था, जहां पर h क्या है टेंडिंग टू 0, मतलब सॉरी h बहुत ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत छोटा, एंड h डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, यही आपने बोला था कि सर ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा, h डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, और ये h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो आपने कहा ना कि चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, नॉट फेल रहते, चलो तो बिल्कुल बात सही हो गई, वो जितनी बात आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल से बनी वो यहां डिटेल में लिखा हुआ है। The neighborhood of any real number a means we are considering an open interval of small length 2h centered at point A and it is denoted by a minus h to a plus h। अब आपके सामने लिखा है कि x lies in the neighborhood of a, बेटा x a के नेबरहुड में है, इस बात के वेरियस प्रेजेंटेशंस क्या क्या हो सकते हैं कि x lies in the neighborhood of a, मान लो ये कोई पॉइंट है a और बेटा x इसके नेबरहुड में है, तो नेबरहुड का मतलब तो a minus h और a plus h हुआ, और x यहाँ पे कहीं है, तो इसका क्या मतलब है x कोई रैंडम वैल्यू है इस बीच में, यहाँ पे ये a है और इसके बीच में कहीं x है, मान लो ये रैंडम x है कहीं, तो इसको किस किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है? एक प्रेजेंटेशन तो ये रहा कि x बिलोंग्स टू बेटा a minus h a plus h, x a minus a plus h, और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हो x a minus h to a plus h, इसका दूसरा प्रेजेंटेशन सही है कि x a minus h से a plus h के बीच में। अब तीसरा प्रेजेंटेशन हम बताते हैं आपको, तीसरा प्रेजेंटेशन हम लिखने जा रहे हैं mod of x minus a is less than h, मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग भी वही निकल के आएगा जो यहाँ पे हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, x lies in the neighborhood of a, इस स्टेटमेंट को चाहे आप मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे, ये दोनों तो आसान थे, ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, mod of x minus a is less than h, mod of x minus a is less than h, आखिर इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या था, हम भी बता देते हैं क्या मतलब है। अभी हमने कहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको दिखाए थे, ये देखो देखो जब x a minus l से a plus l के बीच में है तो रिजल्ट होता है mod x minus a less than l। देखो अभी मैंने इसको प्रूफ भी करके दिखाया था, आप समझ में आ रहा होगा क्यों प्रूफ कराया था। x जब a minus l to a plus l है तो ये mod of x minus a less than l आएगा, अगर बेटा x a minus h से a plus h होता तो ये mod x minus a less than h आ जाता, l की जगह h हो जाता, mod x minus a less than h, तो वही चीज तो यहाँ पर लिखी है हमने, चेक करो कहाँ लिखी है, ये रही, मैं वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है mod of x minus a less than h, हाँ सर ये भी सही है। देखो फर्स्ट प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड प्रेजेंटेशन, चौथा प्रेजेंटेशन देखिएगा, और इसके अलावा यहाँ पे लिख देते हैं, और बेटा एक और आसान तरीका x टेंडिंग टू a, सबसे इजी बटन ये रहा, ठीक है, देखो x टेंडिंग टू a ज्यादा छोटा प्रेजेंटेशन है, इन सबसे सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन ये है, x इज टेंडिंग टू a मतलब x a के नेबरहुड में है, और एक चीज लिख सकते हैं x इज अबाउट a, वैसे मैं ना 5 तरीके से लिख रहा हूं तो एक एक करके बराबर में ना लिखो, कंफ्यूजन रहेगा, लो, और इसका एक प्रेजेंटेशन है x टेंडिंग टू a, और लास्ट वाला प्रेजेंटेशन x इज अबाउट a, x इज अबाउट a, अगर अबाउट शब्द लिख के आया तो समझ लो नेबरहुड की बात हो रही है, अगर आगे लिख के आता x इज एट a, बेटा अगर ऐसे लिखा जाता x इज एट a तो फिर नेबरहुड की बात नहीं होती, तब उस पॉइंट की बात हो जाती जिस पर वैल्यू निकालने की बात की जा रही है। जब अबाउट लिख के आ रहा है तो मतलब x को a के नेबरहुड में रखना है, एट लिख के आ रहा है तो मतलब उस पॉइंट पे ही रख देना है, ठीक है। देयर आर 5 प्रेजेंटेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला काम आएगा कि लिमिट का क्या मतलब है, नेबरहुड का मतलब भी समझ आ गया आपको, बेटा लिमिट का कोई मतलब होता होगा, देखो एक एग्जांपल देता हूं जैसे लिमिट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट, लिमिट की अंडरस्टैंडिंग पहले कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा कि लिमिट x टेंडिंग टू, रुक जाओ, हमने आपसे फंक्शन दिया आपको, फंक्शन f(x) की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ये मैंने वैल्यू दे दी आपको, और अब मैं पूछ रहा हूं कि f3 की वैल्यू बताइए, f3 बताइए क्या हो गया f3 की वैल्यू, थोड़ा जल्दी लिख दे f3 की वैल्यू, सर f3 की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा हमने सीधे 3 पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट fx और x टेंडिंग टू 3, जब बेटा मैंने टेंडिंग टू 3 पे वैल्यू पूछी मतलब x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 3, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एक फंक्शन की वैल्यू, डायरेक्ट तो 3 पे 0.0 आ गया ना, तो वो तो वैल्यू निकली नहीं, तो जब 0.0 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली तो हम ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा ये वाली वैल्यू शायद आप लोग बता दो कि ये 6 आती है, बचपन में कभी सुनी होगी आपने 6, दैट इज एप्रोक्स वैल्यू, ये आपकी एप्रोक्स वैल्यू है, एप्रोक्स वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ 3, एप्रोक्स वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ 3, और ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू कहां पर, एग्जैक्ट वैल्यू एट 3 डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा एट लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू और यहां नेबरहुड में लिखा है, ये लिमिट आपकी 6 आई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है इसकी कुछ भी। अच्छा
और ये 6 आ कैसे गई, इसके पीछे का भी लॉजिक देख लो, ये 6 कैसे आ गया? देखो सबसे पहले तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये है फंक्शन आपका। लेकिन अब सुनना, अब ऐसे नहीं कैसे काट दोगे बेटा, काटने के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना। तो हम 3 के नेबरहुड में 2.999 की वैल्यू रखते हैं, तो बेटा यहाँ पे रखोगे माइनस 0.001, यहाँ लिखोगे 6.001 और माइनस 0.001, ये दोनों कट गए, ये वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 6.001, जिसको हम लगभग 6 बोल सकते हैं। और ऐसे ही 3.001 यहाँ पर प्लस साइन के साथ 001 और 6.001, ये मैं भी क्या हूँ 6 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये आ गया 5.999, तो ये लगभग 5.999 है, ठीक है। और ये 6.001 और 0.001, ये आ गया 6.001। आपने कहा था कि ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, तो बेटा ओवरऑल ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ऐसे ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मुझे बताओ ये लगभग किसके बराबर है और ये लगभग किसके बराबर है? नियर बाई। नियर बाई सर ये 6 के बराबर है, ये 6 के बराबर है, इसलिए तो उसको हमने 6 लिखा है, इसलिए 6 लिखा है, ये है उसका रीजन। जो पहली बार पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको बहुत मजा आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा रोज रोज नए नहीं ला जा सकते ना, कॉन्सेप्ट पुरानी पुराने होते हैं, क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते हैं। चलो तो ये लिमिट आ गई। अब मुझे बताइएगा ओवरऑल लिमिट का मतलब क्या सीखे आप? पहले तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगभग 6 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 6 आई है। देखो ये 6 आई है और 6 आई है, दैट इज अप्रॉक्स वैल्यू in the left neighborhood of 3, approx value in the left neighborhood of 3, और that is approx value in the right neighborhood of 3, approx value in the right neighborhood of 3। तो बेटा लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में वैल्यू कितनी आ गई? वो भी कैसी वैल्यू? approx वैल्यू आई है, approx value in the left neighborhood, approx value in the right neighborhood। चलिए तो ये approx value। अब ओवरऑल देखना, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं मिली थी, लेकिन approx वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो अगर एक शब्द में हम लिमिट का मतलब देखें तो लिमिट का मतलब बेटा approx वैल्यू होता है कहां पर? उस पॉइंट के नेबरहुड में जो लिख करके दिया गया है। मतलब दिस 6 इज द approx value of your function in the neighborhood of 3, ये इसका कंप्लीट स्टेटमेंट बन गया। तो लिमिट का अगर सिंगल वर्ड डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप उसे approx वैल्यू बोलोगे। approx वैल्यू, लिमिट मतलब approx वैल्यू। अब दो तीन बातें देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक? बेटा क्या हर बार ऐसे ही करना पॉसिबल होगा? जैसे मैंने 3 के लेफ्ट नेबरहुड में गया, 3 के राइट नेबरहुड में गया, क्या हर बार ऐसे पॉसिबल होगा? बताइए। नहीं सर हर बार ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप 2.9 रख रहे हो, 3.001 रख रहे हो, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके कोई शॉर्टकट तरीके होने चाहिए जिससे कि जल्दी हो जाए, ये तो कॉन्सेप्चुअल तरीका है। अब इसका शॉर्टकट तरीका भी तो कुछ होना चाहिए जिससे कि ऐसे काम हो जाए। तो मेथड 2 इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? जब हम एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, मान लो ये है x² - 9 अपॉन x - 3, तो बेटा ये x टेंडिंग टू 3 है, तो x - 3 यहाँ लिखा है, x - 3 यहाँ लिखा है, x + 3 और यहाँ लिखा है x - 3। अगर मैं लिमिट निकालने को पूछा गया तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 और ये खाली x + 3 आ जाएगा, और x + 3 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 3 + 3 6 ऐसे करना चाहिए था, ना कि इस तरह से। ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है और ये इसका लॉजिकल तरीका है कि हां सीधे फैक्टराइज करके आंसर निकाल दिया। लेकिन सर ये तो फैक्टराइज तो हो सकता है, लेकिन आपने काटा किस लॉजिक से? ये जो काटा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो इसके पीछे का लॉजिक इसलिए पॉसिबल है since x is tending to 3 implies that x - 3 is tending to 0, x - 3 tending to 0 है, that is x - 3 जो है, x - 3 tending to 0 है, मतलब not equal to 0 है। x - 3 0 नहीं है, 0 नहीं है, वो tending to 3 था, मतलब tending to 0 था, तो बेटा x - 3 0 नहीं है, आपने प्रूव कर दिया, इसलिए आपने इसको कैंसिल किया। अगर ये बात नहीं लिखी होती x is tending to 3 तो फिर आप ऐसा कर भी ना पाते, तब एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही होती और एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर नहीं आना है इसका। देखो x tending to 3 का मतलब ये था कि x - 3 0 नहीं होगा, इस वजह से कैंसिल हो गया और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लगभग वैल्यू 6 के आसपास आ गई। कायदे से देखा जाए तो ये लगभग आती है नियर बाई, जिसको नियर बाई को हम इक्वल के बराबर लिख देते हैं। बेटा ये कौन सा तरीका है? कॉन्सेप्चुअल तरीका, ये एग्जाम में करने वाला तरीका। अब आप जानते हो कि हर क्वेश्चन आप इस तरह से नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको ऐसा करना होगा। सर क्यों हम हर क्वेश्चन इस तरह से क्यों नहीं कर सकते? लो बेटा अगर हर क्वेश्चन इस तरह से करना है तो जरा इसकी वैल्यू बताओ तो, लिमिट sin x अपॉन x, x टेंडिंग टू 0, चलो निकालो इसकी वैल्यू, लेकिन कॉन्सेप्ट से करना, LHS निकालना और RHS निकालना। लो LHS, तो बेटा इसका मतलब f की वैल्यू आपको 0.-0.001 और f की वैल्यू 0.001, यहाँ लिखो जरा sin ऑफ -0.001 और -0.001 और यहाँ पर sin ऑफ 0.001 और 0.001। लो फंस गया मैटर, ऐसे करोगे आखिर ये? अगर आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो बेकार हो गया। देखो हर क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसा, तो मामला बिगड़ गया यहाँ पर एग्जाम्पल में। ये मेथड 1 नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर आप इसे मेथड 2 से करते, मेथड 2 क्या था? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से पहले देखो कि वैल्यू कितनी आ रही है, sin x अपॉन x, बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म के लिए आपको क्या बता रखा है? 0/0 फॉर्म में क्या बता रखा है? 0/0 फॉर्म के लिए सर एल ऑर्बिटल रूल, तो x टेंडिंग टू 0 इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन 1। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, cos 0 अपॉन 1, बेटा cos 0 1 होता है 1/1, देखो हो गया। एल ऑर्बिटल रूल से कर दिया, क्लियर है ना? तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप बहुत आगे बढ़ नहीं सकते। लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो सब कुछ मजा आ जाएगा, बेटा मजा बहुत आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस निकलने की गारंटी नहीं है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए लेकिन उनके फॉर्मुलेटिक अप्रोच नहीं जानी तो क्वेश्चन निकलने की गारंटी नहीं है, फिर मजा ही आता रहेगा, क्वेश्चन शायद ना निकले। और हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? मजा भले ना आए लेकिन क्वेश्चन निकल आए एग्जाम में। ये अपने आप पढ़ना कैसे आगे बढ़ गया? अच्छा मान लो आप इसमें किसी तरह से दिमाग लगा लोगे, कर भी लेते, मान लो कर लेते, जरा इसमें करो तो। लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और sin x अपॉन x लीजिए, अब इसका करिए तो कॉन्सेप्ट से करना। हाँ बेटा LHL RHL पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल सही बात है, अभी उसका रीजन भी बता देंगे। फिलहाल इसको जरा कॉन्सेप्ट से करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कहते हैं ना वो कौन सा, वो जॉनी लीवर का अभी मजा आएगा ना बीड़ू, वो नहीं कहते अभी मजा आएगा ना बीड़ू, वो करके आपने मीम देखा होगा। अब बेटा LHL अब मजा आने जा रहा है। लो f इंफिनिटी का लेफ्ट नेबरहुड बताओ और इंफिनिटी के राइट में क्या है? बेटा 0 के लेफ्ट राइट में तो आपको मालूम था -0.001 प्लस 0.001, इंफिनिटी के लेफ्ट में क्या है और इंफिनिटी के राइट में क्या है? बताओ। इंफिनिटी अपने आप में हमें नहीं पता, क्या उसका भी लेफ्ट और राइट बता दो? ये है बड़ी समस्या। इंफिनिटी का लेफ्ट राइट क्या है आखिर? लो बिगड़ गया मामला। और जब ऐसे मामला बिगड़े तो ऐसे लिख दिया जाता है कि ये गंदा तरीका है, और यहाँ पर भी ये मामला बिगड़ा था, ये गंदा तरीका, ये गंदी वाली इमोजी बन गई। लो लिख नहीं पा रहे इंफिनिटी का लेफ्ट राइट, हाँ बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन बेटा भले ही आपको नहीं पता इंफिनिटी का लेफ्ट राइट क्या है, लेकिन हम लिख सकते हैं इंफिनिटी का लेफ्ट राइट, हमको लिखना आता है। पहले तो आपको सिखा दें इंफिनिटी का लेफ्ट और इंफिनिटी का राइट क्या है, जल्दी बताओ। अच्छा सैड इमोजी कहते हैं इसको, हाँ सही कह रहे हो, सैड इमोजी। प्रखर तिवारी जल्दी बताओ, लिखना बता दें आपको भी इंफिनिटी का लेफ्ट राइट क्या है, बता देते हैं। चलो देखो सिखाने जा रहे हैं। इंफिनिटी का राइट नेबरहुड इंफिनिटी प्लस है और इंफिनिटी का लेफ्ट नेबरहुड इंफिनिटी माइनस, या मजा आ गया।
महान कुछ नहीं बेटा, जवानी करिए जरा, महान हो बेटा, महान होते होते रह गए। देखो आपको लग रहा था कि हम इन्फिनिटी का वास्तव में राइट और लेफ्ट नेबरहुड दिखाएंगे, दिखा तो दिया। इन्फिनिटी का राइट नेबरहुड इन्फिनिटी प्लस है और इन्फिनिटी का लेफ्ट नेबरहुड इन्फिनिटी माइनस है। गलत साबित करके दिखाओ इस बात को, लिखना तो आता है कम से कम। अरे भले हमें समझ में नहीं आ रही वो बात, लेकिन हम लिखना इसलिए जानते हैं। जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही उसको हम लिख पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। जो चीज समझ में आ रही है उसको लिख पा रहे हैं। लोग तो लिखी हुई बात को समझते हैं, हमने बिना समझी बात को, मतलब समझी बात को लिखते हैं। हम लोगों ने बिना समझी बात को भी लिखना सीख लिया। खैर वो निकलेगा नहीं। तो अब इसका मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2, तो मेथड 2 बेटा ये रहा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये है sin x अपॉन x, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, sin इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अब मुझे बताओ sin इंफिनिटी क्या होता है? बेटा sin का ग्राफ इंफिनिटी तक चलता है और वो ग्राफ हमेशा किसके बीच में रहेगा? y एक्सिस पर। नंबर, एनी नंबर बिटवीन -1 and 1, एनी नंबर बिटवीन -1 and 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। अब बताइए प्रैंक हो गया? हां, और प्रैंक नहीं था बेटा, वो सच में सही है। वो इंफिनिटी का राइट नेबरहुड इंफिनिटी प्लस और लेफ्ट नेबरहुड इंफिनिटी माइनस। देखो ये प्रैंक नहीं है, ये बिल्कुल सही कांसेप्ट है। पूछो क्यों? मैं तो बताऊं क्यों। बेटा इंफिनिटी भी तो हम ही लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। इंफिनिटी नाम का सिंबल तो हम ही लोगों ने बनाया ना, इंसानों ने तो बनाया, कोई गॉड गिफ्टेड वैल्यू तो है नहीं है। तो जब इंसानों ने बनाया तो इंसानों ने उसे इंफिनिटी प्लस लिख दिया, इंफिनिटी माइनस लिख दिया, तो गलत क्या है? जब गेम भी हमारा, रूल भी हमारे, तो मतलब कि फिर कहानियां भी हमारी है ना। गेम भी हमारा है, कहते हैं जगह भी हमारी है। हम तुम्हें मारेंगे नहीं मतलब, लेकिन जगह भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी और समय भी हमारा होगा। तो वही चीज है, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तुरंत क्यों नहीं कर रहे, तुरंत क्यों नहीं कर रहे? तो भारत ने कहा कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जब हम कंफर्टेबल होंगे तो हम करेंगे। तो 11-12 दिन बाद ये दनादन मिसाइल जा रही थी, तो बेटा वही हां जीत भी हमारी होगी। तो इंफिनिटी भी हमने बनाया, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस भी हमने बना दिया, उसमें क्या गलत है? अच्छा प्रैंक देखो, सच बताओ प्रैंक किसे कहते हैं? ये आपको प्रैंक लग रहा है तो सही में प्रैंक हम आपको दिखाते क्या है। इंफिनिटी को अभी तो आपने लिखना सिखाया था राइट और लेफ्ट, इंफिनिटी दिखाते हैं। जल्दी बताओ इंफिनिटी का रियल दिखाते हैं। इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी आपको दिखा दो, चलो दिखाते हैं। देखो प्रैंक होने जा रहा है, जस्ट रोटेट 8 by 90 डिग्री यू कैन सी इंफिनिटी, इसे कहते हैं प्रैंक। जस्ट रोटेट 8 by 90 डिग्री यू कैन सी इंफिनिटी। एक तो लिया 8 को 90 डिग्री, बस वो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाओ, ये इसे कहते हैं प्रैंक। चलो बताओ। नहीं सर रियल में दिखा दो, सर रियल में, चलो रियल में दिखा देते हैं। इधर देखो बेटा ये कैसी लाइन है आपकी, बताइए फाइनाइट लाइन है कि इनफाइनाइट? ये लाइन देखने से कैसी लग रही है? सर फाइनाइट लग रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, फाइनाइट है। वहां से देख रहे हो तो फाइनाइट है। बेटा आओ यहाँ पर, ये अपनी कॉपी पे ही लाइन बनाओ और अपनी आंख को इस जगह रख लो। ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आपकी आंख है ना। ये अपनी आंख को यहाँ पे रख लो, एक आंख बंद कर लो और दूसरी आंख इस कोने पे रख लेना। अब वो कैसी नजर आएगी बताओ? अब तो फाइनाइट थी, लेकिन ये तो न्यूज़ है। हाँ जस्ट रोटेट 8 by 90 डिग्री यू कैन सी इंफिनिटी, ये तो सही बात है। ये बताओ उस आंख को यहाँ पे रखो, एक आंख बंद कर लेना और एक आंख यहाँ कोने पे रख लेना। अब उस एरो को देखना, तो बेटा वो इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा आपको, वो लगेगा वो इंफिनिटी पे है। भैया ठीक, चलिए देख लिया हमने। पर देखो ये सब चीजों में मजा बहुत आता है, पर सिलेक्शन नहीं होता। बहुत ज्यादा मजा आना ठीक नहीं है बेटा। पढ़ते समय आपको अगर जरूर से ज्यादा मजा आ रहा है हमारी एब्सेंस में, तो समझ लो आप गलत पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान रखना, ये अपने को चेक करने का तरीका है। हम तो एक माहौल बनाने के लिए बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन जब घर में आप अकेले में रिवीजन कर रहे हो या रियल में पढ़ाई कर रहे हो, उस समय आपको बहुत मजा आने लगे, तो समझ लो आपकी पढ़ाई सिलेक्शन के लिए नहीं हो रही है। पढ़ते समय मजा आना ही नहीं चाहिए, उलझन होनी चाहिए। हे भगवान कभी एक साल निकले और कब मेरा सिलेक्शन हो, रोज ये टेंशन होना चाहिए। तो समझ लो आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जब मजा आने लगता है तो आप ना इतनी गहरी बातें उसमें समझने की कोशिश करने लगते हो, उसमें मजा आने लगता है। लेकिन बहुत जरूर से ज्यादा गहरी बातें तो एग्जाम में आनी नहीं है। एग्जाम में तो ऊपर की चीजें पूछी जानी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसलिए बेटा बहुत मजा आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो समझ लो गलत डायरेक्शन में हुआ। फिर वापस आ जाओ बेटा, नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया आंसर, दैट इज एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, दैट इज लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप नहीं कर पाओगे चीजों को। कॉन्सेप्चुअल तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या ये एल ऑर्बिटल रूल या पिछले में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, इस तरह की चीजों पे जाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। और लिमिट का मतलब क्या था? आप क्या निकालते थे? लिमिट का मतलब अभी जो सीखा आपने, लिमिट का मतलब यू आर कैलकुलेटिंग द अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो आप नेबरहुड में। अच्छा एक चीज और देखते हैं यहीं पर, फिर हम कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन देंगे। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बेटा देखो, अगर वैसे तो ग्राफ में कहा कि ग्राफ ब्रेक ना हो, ग्राफ ब्रेक ना हो तो वो कंटीन्यूअस है ना। लेकिन ग्राफ से तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो मैथमेटिकली कैसे जाने बेटा? अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट fx x टेंडिंग टू a, इफ लिमिट fx x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू, एक तो एग्जिस्ट करे एंड इज इक्वल टू f of a, देन fx इज कंटीन्यूअस। तो बेटा तब आपको fx को कंटीन्यूअस बोलना पड़ेगा। देन fx इज कंटीन्यूअस कहां पर? एट a, देन fx इज कंटीन्यूअस एट a। इस बात का मतलब क्या निकला? देखो काम की बातें क्या है, इफ के साथ देन लगाया है, इफ और देन, तब एक कंक्लूजन दिया जाता है। ये इफ और देन को बच्चे भूल जाते हैं और कंक्लूजन याद रखते हैं कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे और वो f of a के इक्वल हो जाए, लिमिट एग्जिस्ट करे f of a के इक्वल हो जाए, तो फंक्शन को हम कंटीन्यूअस कहते हैं उस पॉइंट a पर। देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट a। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इस बात को शॉर्ट में, दैट इज लिमिट fx, ये छोड़ो ऐसे नहीं, इफ दैट इज करके इफ लिमिट fx x टेंडिंग टू a इक्वल टू f of a ऐसा हो जाए, देन fx इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है। फिर से देखें क्या बोला गया है, ये है देखो इफ और ये रहा देन, इफ और देन। अगर ये दोनों चीज इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। सर अभी भी बात क्लियर नहीं हो रही है। देखो दैट इज फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन, फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन। बेटा ये कैसी वैल्यू है? सर इसको आपने ना अभी अभी अप्रॉक्स वैल्यू बोला था, ये वाली वैल्यू अप्रॉक्स है। ये कैसी वैल्यू है? एग्जैक्ट वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखो कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये हमने मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई कंटीन्यूटी की। एक तो अप्रॉक्स वैल्यू निकले और साथ में वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो जाए, तो हम उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस कह देते हैं जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ। बढ़ सकते हैं आगे, बताइएगा सर। अगर आईएमडी फॉर्म आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। रितिका गांगुली बेटा इसके आगे लिखो PATIENCE, जो आपने डाउट पूछा है उसके आगे जल्दी से लिखो PATIENCE, मतलब अपनी कॉपी में लिखो। आप लोग सब लोग अपनी मोबाइल में एक मीम डाउनलोड करके रख लो। मीम डाउनलोड, वो कौन सी मूवी थी? अनिल कपूर और नाना पाटेकर की, जिसमें कंट्रोल उदय कंट्रोल, गुस्सा होता है उदय को, कहते हैं कंट्रोल उदय कंट्रोल, हैव पेशेंस, पेशेंस रखे रहो, इन सब बातों का जवाब मिलेगा। तो कंट्रोल उदय कंट्रोल से याद रहेगा ना कौन सी मूवी? वेलकम, वेलकम मूवी थी। हाँ तो अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। बेटा इसको फेयर कर लें इन सब चीजों को। देखो इनको फेयर करने के लिए ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वो समझो। हम 1 मिनट में आ रहे हैं। अब बेटा 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे, तब तक आप इस चीज को जरा समझो, ठीक है। जो मैंने फाइनल डेफिनेशन लिख दी है लिमिट की समझाने के बाद, हमारे बस
हाँ जी बच्चों, देख लिया। देखो हिताची आप क्या पूछ रही है, कह रहे सर sin x अपॉन x का x टेंडिंग टू इनफिनिटी पे कंटीन्यूअस x इक्वल टू 0, जब आप x टेंडिंग टू इनफिनिटी पे लिमिट डालो तो 0 पे कंटीन्यूटी कैसे पूछ रहे हो बेटा? अगर 0 पे कंटीन्यूटी देखनी है तो 0 पर ही लिमिट निकालनी होगी, इनफिनिटी पे कंटीन्यूटी देखनी है तो फिर इनफिनिटी पे लिमिट निकालनी होगी और लिमिट के साथ एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटा आप कंटीन्यूटी देखना चाह रहे हो 0 पे और एप्रोक्स वैल्यू निकाल लो इनफिनिटी पे, तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। उसी पॉइंट पर आपको लिमिट चेक करनी है। देखो लिमिट fx किताबों की लिमिट fx टेंडिंग टू इक्वल टू l, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि व्हेनेवर x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, बेटा जब भी x a के नेबरहुड में होगा fx l के नेबरहुड में होगा, ये बात तो लिखी है x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, fx लाइज इन द नेबरहुड ऑफ l। इस बात को यहां समझते हैं कि जैसे आपको भी मैंने प्रूफ कराया था लिमिट sin x upon x x टेंडिंग टू 0 1 है, तो जब कभी भी x 0 के नेबरहुड में होगा sin x upon x इसके नेबरहुड में आएगा 1 के नेबरहुड में आएगा, तो ये है देखो स्टेटमेंट का मीनिंग। स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब कंटीन्यूटी ये वाली बात मैंने भी समझा दी थी। देखो किताबों में क्या लिखा था fx is said to be continuous at, देखो हाईलाइट हिताची बेटा, देखो आपका जो कंफ्यूजन आया और भी बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है, देखो हाईलाइट ही ऐड को किया हुआ है। कंटीन्यूटी की डेफिनेशन वन वे है ना सर, कंटीन्यूटी की डेफिनेशन वन वे है ना सर, ये मतलब वन वे का क्या मतलब हुआ? चलो तनिष्क आता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि आप ये वन वे क्या पूछना चाह रहे हो। एट एक्स उस पॉइंट पर कंटीन्यूटी है कि नहीं है, तो उसी पॉइंट पे आप पहले लिमिट निकालोगे और उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों इक्वल आ जाए, अप्रॉक्सिमेटली एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कंटीन्यूअस। ठीक है, अब इस बात का मीनिंग क्या है कि जब कभी भी x a के नेबरहुड में होगा, x a के नेबरहुड में होगा, fx उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के नेबरहुड में होगा, तो वो कंटीन्यूटी हो गया। तो fx लाइज इन द नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब आपने कहीं सुना था कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि LHL और RHL सेम होना चाहिए। तो जब कभी हम लिमिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं LHL बराबर RHL और ये एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो ये भी एक डेफिनेशन है कंटीन्यूटी की कि इफ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। बढ़िया जी। अब तो आपने कहा सर वन वे है, बेटा डेफिनेशन तो ऐसे देखनी है, अगर ऐसा हो जाए तो ये नहीं, ये कहां पे गया, ये वाली चीजें लिमिट में कहां गया वो? अच्छा पीछे पढ़ना पड़ते हैं। यहां पे आप कह रहे हैं एक और देन में वन वे के fx अगर कंटीन्यूअस है, नहीं बेटा वन वे नहीं है, ये आप टू वे भी लिख सकते हो। या अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल्स टू a तो ऐसा होगा ही होगा, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। तनिक जादव देखो बोथ पे इंप्लीकेशन लगा दिया हमने की बार। यहां से हमें देखना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। डिसकंटिन्यूटी, अच्छा पहले ना डिसकंटिन्यूटी से पहले बेटा ये तो अभी आपने देखा, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये वाली थी कि sin x upon x 1 के नेबरहुड में होगा, x 0 के नेबरहुड में, तो sin x upon x 1 के नेबरहुड में है, तो ये तो लिमिट का मतलब हो गया। कंटीन्यूटी की एग्जैक्ट वैल्यू, बेटा इस चीज को समझने के लिए ना मैं पीछे एक एग्जांपल लिख देता हूं। लीजिए एग्जांपल, अभी एग्जांपल, चेक द कंटीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, चेक द कंटीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, चेक द कंटीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, चेक द कंटीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इक्वल्स टू 0 0 पर। तो बेटा दो फंक्शन हम आपको देने जा रहे हैं। पहला है fx की वैल्यू sin, ओहो रुक जाओ, fx की वैल्यू ये रही sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, और दूसरा है fx की वैल्यू, फंक्शन ही थोड़ा चेंज कर देते हैं, sin x अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 x इक्वल टू 0। चलो इसमें से कौन सा कंटीन्यूअस है कौन सा डिसकंटीन्यूअस है? दिख तो एक जैसे ही रहे हैं दोनों। इसका डोमेन बता सकते हो? डोमेन रियल नंबर के सेट में से 0 माइनस कर दिया, ये डोमेन है। इसका डोमेन क्या है सर? इसका डोमेन है रियल नंबर, सारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। डोमेन हमने लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा था, हम लोगों ने लिखा पहला डिसकंटीन्यूअस है, सेकंड कंटीन्यूअस है। शाबाश बेटा, जब कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उस पॉइंट पे तो डिसकंटीन्यूअस हो ही होगा। यहां पे डिसकंटीन्यूअस क्यों है? डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 सिंस एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अप्रॉक्स वैल्यू तो निकाल लोगे, इसकी 1 है, 0 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू 1 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू अप्रॉक्स वैल्यू? कंपैरिजन तो हो नहीं पाएगा। तो पहला वाला डिसकंटीन्यूअस है। यहां पे क्या है? ये वाली चीज सर, ये वाली चीज कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस सिंस इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी सर? अप्रॉक्स वैल्यू और इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी गई है कितनी सर? 1 दी गई है, अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 1 दी गई है। देखो बराबर है, एग्जैक्ट वैल्यू 1 अप्रॉक्स वैल्यू 1 आपको मालूम ही है, हेंस कंटीन्यूअस। यहाँ पे ना कितने हो रहा है, जगह चाहिए हमको, कुछ और करना है यहाँ पे। ये कंटीन्यूअस है, तो देखने से पता चल रहा है। हम आपको इसको ग्राफ में बना के दिखा देते हैं, इसकी कंटीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। देखो ग्राफ में बना के दिखा दे रहे हैं ये चीज, 0 और यहाँ 0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो ये वो कंटीन्यूअस दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया फंक्शन 0 पर। ये दूसरा वाला डिसकंटीन्यूअस है, तो क्या लिख दे? दूसरा वाला कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ग्राफ नहीं पता होता तो क्या करते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू 1 है और अप्रॉक्स वैल्यू भी 1 है, तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए कंटीन्यूअस। तो बेटा कंटीन्यूअस में इसको एग्जैक्ट वैल्यू के नेबरहुड में होना चाहिए था। आप ये बताओ 0 के नेबरहुड में ये जो फंक्शन है, क्या ये वाला पॉइंट 0,1 है भाई? हां, क्या ये 1 के अगल-बगल है? पता है ये फंक्शन ग्राफ जो है 1 के अगल-बगल है, 0 के नेबरहुड में, ये 1 के नेबरहुड में नजर आ रहा है। वही चीज अभी बोली थी कि व्हेनेवर x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 0 fx लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 1। चलो यहां से कुछ अंडरस्टैंडिंग और बनी होगी, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक समस्या ये है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करने के तरीके कितने होते हैं? कंटिन्यूटी चेक करने का तो एक तरीका है कि अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए, अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए। डिसकंटिन्यूटी चेक करने के कितने तरीके हैं? हम बता देते हैं 3 तरीके। अगर किसी क्वेश्चन में बेटा एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ इसलिए कंटीन्यूअस। हां बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, एग्जिस्ट नहीं करी, तो डिसकंटीन्यूअस। एग्जैक्ट वैल्यू कब नहीं मिलेगी? जब वो पॉइंट आपके डोमेन में नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अगर किसी क्वेश्चन में अप्रॉक्स वैल्यू नहीं मिल पा रही है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू LHL और RHL नॉट इक्वल आ रहे हैं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो अप्रॉक्स वैल्यू नहीं मिल रही है तो डिसकंटीन्यूअस। और कोई एक तरीका ये भी हो सकता है कि अप्रॉक्स वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए, एग्जैक्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन दोनों इक्वल ना हो आपस में। जब इक्वल नहीं होगा तो भी डिसकंटीन्यूअस। सो देयर आर 3 मेथड्स टू चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। 3 मेथड है डिसकंटिन्यूटी चेक करने के। पहला एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा अप्रॉक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और तीसरा बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। एग्री करते हो? बताइए, नीचे लिखा हुआ है ये, देखो ये रहा सामने। To check the discontinuity of a function at x equals to a, we have 3 methods. पहला मेथड देखो यहाँ पे लिखा है जो बोल रहे थे exact value does not exist, function is discontinuous. Approx value does not exist, function is discontinuous. और if both exist, approx value exist, दोनों exist but not equal, then it is discontinuous. किताबों में खाली इसको बोलते हैं discontinuity की definition, खाली तीसरे वाले को। कायदे से बेटा कभी मेथड 1 से भी discontinuous हो सकता है, मेथड 2 से भी हो सकता है, और मेथड 3 से तो किताबों में लिखा ही है। ठीक है ना? बढ़िया गया। तो लिमिट और कंटिन्यूटी का बेसिक्स आपने सीख लिया। अब देखिए क्वेश्चन करने के तरीके क्या होंगे। अच्छा वो ये वाला किस मेथड से डिसकंटिन्यूअस हुआ है? बेटा इसमें मेथड बताओ। ये
ये डिसकंटिन्यूअस है किस मेथड से? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मेथड बताओ, मेथड का नाम बस, मेथड 1 2 या 3 बाय मेथड, रुक जाओ अभी 1 लिखे 2 लिखे 3 लिखे, बाय मेथड 1 2 या 3। भरत ने गलत बताया है, बाकी सभी बच्चे सही बता रहे हैं। मेथड 1 से, मेथड 1 से डिसकंटिन्यूअस है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है अनीसा, ठीक है बेटा तनिष्क, मेथड 1 से। भरत बेटा 2 पता नहीं क्यों लिख दिया आपने। अच्छा अभी बताइएगा, यहाँ तक हो गया बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। थ्योरी तो सारी समझ ली हमने, क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपने कहा था सर कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, कभी हम एलोपिटल रूल लगा रहे हैं, कभी हम फैक्टर करके कर रहे थे फैक्टराइजेशन से, कभी हम एलोपिटल के अलावा और भी कुछ कर रहे थे ना। हाँ कुछ कई क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकाल रहे थे। तो आखिर कितने मेथड है क्वेश्चंस निकालने के कॉन्सेप्ट के अलावा? तो कॉन्सेप्ट के अलावा बेटा ये है वो मेथड, देखो सामने लिखा हुआ है, पढ़ो। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। पहला मेथड है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमने एक क्वेश्चन करा था, अभी और भी करेंगे। दूसरा मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, अभी एक क्वेश्चन में करके दिखाया था। बाय रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन से भी क्वेश्चन होता है। बाय यूजिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म कॉन्सेप्ट, इनडिटरमिनेट फॉर्म की हेल्प से भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखो 0 by 0 और इंफिनिटी by इंफिनिटी वाला किया था। अभी और अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसके। पांचवां मेथड है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी कुछ आते हैं जो हम पढ़ाएंगे अभी आपको। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हेल्प से भी क्वेश्चन होते हैं। और एक बेटा छठा, वो तो हमेशा है, वो तो मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में वो मेथड चलेगा, बाय कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन निकलेंगे। वो कॉमन सेंस मेथड कहीं ना कहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आएगा, बाय यूजिंग कॉमन सेंस मेथड। वो कॉमन सेंस मेथड हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, समझ लो। वो मैथमेटिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो कॉमन सेंस वाला मेथड तो हर चैप्टर में, चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो, चाहे प्रोबेबिलिटी पढ़ो, चाहे लीनियर अलजेब्रा पढ़ो, चाहे वेक्टर कैलकुलस पढ़ो, जो भी पढ़ो, मतलब हर जगह कॉमन सेंस मेथड को लगेगा लगेगा। अच्छा अब इसमें भी कुछ स्पेशल फॉर्मूले आएंगे। तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो सारे स्पेशल फॉर्मूले देखो नोट्स में सब लिखे, नोट बनते चले जा रहे हैं। आप क्या करो बेटा, आप ना पीडीएफ जो पढ़ते हो, मेरी एडवाइस क्या है, जो क्वेश्चंस हैं वो तो साइड में बहुत हो जाती है, खाली जो थ्योरी वाला पोर्शन है उनके पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना। थ्योरी वाले पोर्शन की पीडीएफ का प्रिंट आउट, तो वो थ्योरी सब आपके पास एक जगह आ जाएगी, तो उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा, वो आपके लिए शॉर्ट नोट का काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हो बेटा। ये देखो फॉर्मूले लगेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसका सम क्या होता है n * n + 1/2। बचपन में सुना होगा कभी, ये देखो n * n + 1/2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर तक के सम क्या होगा सर? n * n + 1 * 2 n + 1/6, सुना होगा आपने कभी ऐसा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बेटा समेशन n³ का 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इन सबका सम n * n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा बेटा समेशन ऑफ a n 1 to n, मतलब कि a को आप n टाइम्स ऐड करो, a + a + a हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, तो a + a n टाइम्स तो n * a। बेटा ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करेंगे कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये वो मेथड है, 1 by 1 सारे मेथड के क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे एक चीज और बताओ, इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है? आउट ऑफ दीस मेथड व्हिच वन इज बेस्ट? जो बेस्ट मेथड आपको लगता है वो बताइए, व्हिच वन इज बेस्ट मेथड। कितना हो गया? 9:15 हो गया, ठीक है। हां व्हिच वन इज बेस्ट मेथड आउट ऑफ दीस 6 मेथड्स? बता सकते हो बेस्ट मेथड? नहीं बता पाओगे, हम ही बता देते हैं। ये बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर हमें कुछ करना ही ना पड़े, डायरेक्ट वैल्यू रख करके आंसर आ जाए तो वही तो बेस्ट मेथड है बेटा। वैल्यू रख के ही आंसर आ जाए तो बेस्ट मेथड वही होगा। उसे कॉमन सेंस भी कह सकते हो, नहीं कॉमन सेंस कुछ अलग है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन दिखाएंगे। तो 1 by 1 हमें अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन करना है बेटा, चाहे वो कॉमन सेंस पर बेस्ड क्यों ना हो, अल्टीमेटली होगा वो सब्स्टिट्यूशन से ही, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। चलो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन की कैटेगरी। हम क्या करेंगे बेटा, पराक्रम और श्रेष्ठ वाले क्वेश्चन अवॉइड करते हैं अभी फिलहाल, और कुछ नए क्वेश्चन आपको कराते हैं। पराक्रम श्रेष्ठ के क्वेश्चन यहां भी कुछ उठा लेंगे, कुछ नए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलो पहले हम जनरल एक छोटे-छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे, बिल्कुल छोटे-छोटे। लीजिए कुछ मैच कर लेंगे, कुछ ना क्वेश्चन कुछ मैच नहीं करेंगे। चलो भाई ये है सामने 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं। पहला वाला x² - 4/x + 3 x टेंडिंग टू 2, पहला वाला बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है देखो, टाइम वेस्ट करे बगैर सीधे ये है ना, सीधे हमने क्या कहा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो जरा। तो ये हो गया 2² - 4/2 + 3, तो बेटा 4 - 4/5, तो 0/5 क्या हो गया 0, दैट इज यूनिक, यूनिक कांस्टेंट आ गया, यूनिक कांस्टेंट। सो लिमिट एग्जिस्ट कर गई लो, और आंसर उसका 0 है, 0/5 यूनिक होता है। इससे आसान क्या हो सकता है, इसलिए कहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड, कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ट मेथड था। अगला बताइए, अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहले कॉमन सेंस लगाइएगा फिर करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अभी बताया था हमने, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n * n + 1/2। अब बेटा ये n² है, ये हमने कॉमन सेंस लगा के इसको पहले इजी कर रहे हैं बेटा। यहां से जब भी कभी ना इंफिनिटी पर लिमिट हो तो बेटा समथिंग अपॉन इंफिनिटी बनाने की कोशिश करें, समथिंग अपॉन इंफिनिटी। हम क्या करेंगे, यहां से n² कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बचेगा 1/2 और 1 + 1/n। चेक करो क्या ऊपर नीचे से n² कैंसिल आउट हो सकता है, और 1 + 1/n बच जाएगा, और 1/2 तो बाहर ही। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो शायद आंसर आ जाए 1/2 1 प्लस समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो बेटा 1/2 और 1 + 0, तो देखो आंसर 1/2, लिमिट एग्जिस्ट 1/2। सभी बच्चों ने 1/2 बता दिया। कॉमन सेंस लगाने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया। अब ये बेटा कॉमन सेंस का कोई तरीका नहीं होता, ये तो आपको प्रैक्टिस से पता ही होना चाहिए कि आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 देखा तो आपने सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बढ़िया आगे चलो तीसरा वाला बताओ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह कम हो जाएगी, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 3। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और ये है n² डिवाइडेड बाई n³। हाँ जी इसका आंसर बताना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये पढ़ा था अभी हम लोगों ने n + 1, अब फिर बेटा 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई n³। अब इसमें हमें n³ कॉमन ले लेना है सब जगह से, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं रह गई, n³ कॉमन ले लेना है। यही ले लेते हैं इसके आगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बेटा 1/6 तो रह गया, पहले से दूसरे से तीसरे से, तो दूसरा वाला फैक्टर बचा है 1 + 1/n, अगला वाला फैक्टर बचा है 2 + 1/n, 2 + 1/n 1/6 1 + 1/n और 2 + 1/n। देखो बहुत से बच्चों ने 1/6 आंसर दे दिया, आपके बाद में कहा ओ सॉरी ओ सॉरी, फिर पास सॉरी हो जाता है। हां तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 1/6 1 + 0 और 2 + 0 समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो बेटा 2/6 आंसर इज 1/3। अच्छा बताओ सर इतना हल्का क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना बताओ, इतना हल्का क्वेश्चन आएगा यस और नो? और उसमें से सेकंड वाला ज्यादा हल्का है, थर्ड वाला तो फिर भी थोड़ा टफ है, तीसरा तो फिर भी थोड़ा टफ है, सेकंड वाला ज्यादा हल्का है ना। क्या इतना हल्का क्वेश्चन आएगा? जल्दी बताओ, सभी लोग आंसर गुनगुन कह रही हैं केवल कि नहीं आएगा, ठीक है।
नो 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 नो, सब लोगों ने नो कहा है, शाबाश, यही तो हम चाहते थे आपसे। लो ये PYQ है, ये PYQ है, PYQ दूसरा वाला जो ज्यादा आसान था। तो जो ज्यादा आसान था वही आया, ये टप वाला तो आया भी नहीं है। ये बेटा ये पिछले 2 घंटे से सारी बेसिक्स बातें और सारे फॉर्मूले और सब कुछ बता के रख दिया तो हल्का लग रहा है। हाँ, वरना पहले तो वैसे तो हल्का ही है, मान नहीं बताऊं हल्का ही है क्वेश्चन, लेकिन इतना हल्का भी नहीं था। अगर हम आपको कुछ भी ना पढ़ाए होते, सीधे क्वेश्चन देते तो 50% बच्चे इसका आंसर नहीं निकाल पाते। कैसे पता नहीं क्या हो रहा है, इन्फिनिटी कौन इन्फिनिटी आ रहा था, तो डज नॉट एग्जिस्ट दिया, उनको दिमाग ही ना आता कि सम ऑफ फर्स्ट नेशनल नंबर कॉमन सेंस लगाते फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते। और अभी कम से कम आंसर निकालने के साथ-साथ आपको आंसर निकालने के साथ-साथ आपको जो है इसके पीछे के लॉजिक्स भी मालूम है कि यहां लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, टेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्या मीनिंग है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कितने, अमन पांडे कह रहे हैं कितने मार्क्स का था सर, तो दीक्षा मिश्रा कह रहे हैं सर 2 नंबर का था। बेटा 1 मार्क्स का था। तू अब इतना, अब ऐसा भी नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स का, आता है, मतलब कई बार ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है ना। अभी आपको इसी बार का डेटा साइंस का क्वेश्चन अभी दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर ही। फिर चलो एक और क्वेश्चन पर ये करो, इसका आंसर PY करो, पोल लगा देते हैं। अभी देखो हल्का है क्वेश्चन, पोल लगा रहे हैं भाई, कितनी देर का पोल लगाएं सर, 90 सेकंड का लगा दो, 1.5 मिनट होते हैं, लाइए 90 सेकंड का पोल लग गया। अब मजा आएगा, क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब करके सीखिए, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी के। कल आपका डिफरेंशिएबिलिटी तक की चीजें सब फिनिश कर देंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 and so on to n - 1 - 2n, नीचे जो भी लिखा हुआ है पोल लगा है। कॉमन सेंस लगाना पहले, कॉमन सेंस, फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बेटा 1 - 2 हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस 2n - 1 और -2n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो हमने ब्रैकेट लगा दिया है, बस और कुछ भी नहीं करा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बेटा -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस और -1 कितने टाइम्स हुआ ये, बेटा ये 1 से लेकर 2n तक है, पेयर बनाया है तो ये n टाइम्स हुआ है, n टाइम्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, n टाइम्स आपने ऐड करा तो ये बनेगा क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस n अपॉन, यहाँ से n स्क्वायर से n बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर बाहर आएगा तो n निकलेगा 1 + 1/n स्क्वायर। ध्यान रखना हमेशा इंफिनिटी टेंडिंग पर समथिंग अपॉन इंफिनिटी बनाइए उसके अंदर क्वेश्चन में। ये रहा n कट गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन -1 अपॉन, बेटा 1 + 0 अंडर रूट ऑफ 1 + 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0 तो -1/2। आंसर है ऑप्शन नंबर बी -1/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी -1/2। देखें तो 60 से 70% बच्चों ने आंसर निकाला होगा। चलो 45 तक पहुंचे, मैं थोड़ा ज्यादा मान लिया था। देखा अभी आपका हल्का था, ये भी हल्का ही था, बस आपको ब्रैकेट लगाना था, ब्रैकेट लग गया तो समझ लो काम बन गया। ऋतिक चौरसिया, प्रखर तिवारी, सोनल, अभिषेक, विवेक, निखिल और हैं, तनिष्क यादव, सूरज कुमार, अर्पित पटेल, आयुष राय, इतने बच्चे लीडर बोर्ड में आए हैं। कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर लिया हमने, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ा। अच्छा उसमें माइनस आया तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन भी लगा दिया। बेटा अभी तीनों माइनस दे देता, -1 -1 भी दे देता तो मामला बिगड़ जाता। तनिष्क यादव, बेटा वो तो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन हुए कि आपको माइनस की वजह से लग गया, अदरवाइज अगर यहाँ -1 लिखा होता तब बी और सी गड़बड़ हो जाता। फिलहाल आपने ऑप्शन टेक्निक से तो ठीक सोच लिया, तभी लीडर बोर्ड में नाम दिया पाया आपका। आया तक नहीं, पता नहीं आया तक नहीं, हमें याद नहीं आ रहा। बढ़िया, आगे अगले पे चले। सूरज से मैंने भी किया तब पूरा सॉल्व करता। हाँ तो सही है, ऐसे तो होना है पूरा सॉल्व। चलो बेटा आपने कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन देख लिए, जरा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है 4 क्वेश्चन। आंसर नहीं, हम यहाँ पे एनालिसिस करके आंसर निकालेंगे। देखो 4 क्वेश्चन सामने लिखे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। अब ग्राफ पता हो तो आंसर तुरंत मालूम है, लेकिन नहीं पता तो क्या करें, अरे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 1/0 और 1/0 इंफिनिटी होता है, मतलब कि नॉट डिफाइन दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन आया ना, यूनिक आंसर कहां आया, यूनिक आंसर आने पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसमें नहीं आ रहा ना, इसमें कोई और दिमाग कॉमन सेंस भी नहीं लग रहा, और कौन सा कॉमन सेंस लगा दे तो नॉट डिफाइन। बेटा ऐसे ही जब मैं 1 अपॉन ये लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन x लिखूंगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1 अपॉन इंफिनिटी समथिंग अपॉन 0 दैट इज यूनिक, सो लिमिट एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या कर देंगे, तो लिमिट एग्जिस्ट, लो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। यहाँ देखो 1/0 स्क्वायर, तो बेटा 0 स्क्वायर में 1/0 पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमेशा ना नेगेटिव कभी होगा नहीं। इंफिनिटी या तो आंसर इंफिनिटी होगा, या लिख सकते हैं कि लिमिट, क्योंकि इंफिनिटी वो क्या है, नॉट यूनिक, इंफिनिटी यूनिक नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, या तो कोई इंफिनिटी लिमिट आ रही है या कह दो कि डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है। और ऐसे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी 0 आता है, दैट इज यूनिक। देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट आ गई, सो लिमिट एग्जिस्ट। चार आंसर सामने आ गए, नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, अगर आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं था तो फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ता। मेथड 2 से क्वेश्चन अगर देखें तो मेथड 2 से क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब हालांकि उससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बन जाती है। देखो और ये है 0 पर और ये है 0 पर। बेटा इनके ग्राफ y = 1/x का ग्राफ हमने कहीं सुना था, y = 1/x का ग्राफ आपको मैंने बताया था कहीं। देखो ये रहा, तो अब बताओ 0 के राइट साइड में प्लस इंफिनिटी, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। एलएचएल आरएचएल की बात की जाए तो एलएचएल की वैल्यू माइनस इंफिनिटी और आरएचएल की वैल्यू प्लस इंफिनिटी। एलएचएल आरएचएल प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां पे लिख सकते हैं सिंस एलएचएल = माइनस इंफिनिटी सिंस और आरएचएल = प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब 0 पर। लेकिन अगर मैं इंफिनिटी पे पूछूं तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी पे, तो बेटा ये x = इंफिनिटी पे y x को टच कर रहा है, जब x = इंफिनिटी पे टच कर जाएगा इसका मतलब 0 आ जाएगा, उसको यूनिक बोला गया, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट। देखो एलएचएल आरएचएल माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी था, इसलिए हमने ओवरऑल लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट बोला। जबकि यही वाला कॉन्सेप्ट देखना, यही वाला कॉन्सेप्ट जब यहाँ लगा है तो मैंने 0 का प्लस लिखा है, यहाँ केवल प्लस इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा। चेक करो बेटा 1/x² का ग्राफ सिखाया था आपको, ये 1/x² का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y = 1/x² का ग्राफ जानने से ये फायदे होते हैं। और y = 1/x रेशनल फंक्शन के ग्राफ आपको सिखाए थे, इस तरीके से काम बन गया। तो बेटा 0 के राइट साइड में यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 बराबर प्लस इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट एट 0 बराबर प्लस इंफिनिटी, लेकिन ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा तब भी हमने लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट ही बोला है, रीजन बताइए।
जबकि दोनों से तो आपको लग रहा है सेम आ गया, प्लस इन्फिनिटी, तभी मैंने यहाँ पे देखो 0 प्लस खाली इन्फिनिटी लिखा, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, यहाँ खाली एक ही पॉसिबिलिटी है कि प्लस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। रीजन बताइए, बताइए। बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट यूनिक। हाँ, लिमिट एक्सिस्ट मतलब यूनिक आना चाहिए था, तो इन्फिनिटी इज नॉट यूनिक, और ना फाइनाइट है ना यूनिक है। इस वजह से देखो ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना एग्जाम में, अगर चॉइसेस ऐसी दी गई हैं बेटा, तीसरे वाले में एग्जाम में मान लो ये चॉइस है ए बी सी और डी, मान लो आपके पास चॉइस है तीसरा, ये है ना तीसरा, 0 है 1 है इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी है, 0 है 1 है इन्फिनिटी है और नॉट डिफाइन है। अब बताओ सिंगल चॉइस आंसर है तो क्या आंसर दोगे आप? 0 1 इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन, तो आंसर क्या दोगे बेटा? इस सिचुएशन में इन्फिनिटी आंसर देना, क्योंकि नॉट डिफाइन से ज्यादा अच्छा जो आया है वही लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये नॉट इन्फिनिटी नहीं लिख करके इन्होंने जो है -1 लिख दिया है ना, और जब यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट लिखा रहता मान लो दोनों में, अब आंसर क्या दोगे? अब बेस्ट पॉसिबल आंसर डी हो जाएगा। इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल आंसर डी हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि आंसर किस तरह का फ्रेम किया उन्होंने। अगर इन्फिनिटी लिख के आया है तो इन्फिनिटी पे टिक लगाओ, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो डज नॉट एग्जिस्ट पे टिक लगाओ, और दोनों लिख के आए हैं एमएसक्यू है मान लो दोनों, तो दोनों पे टिक लगा देना। हाँ, अगर एमएसक्यू है तो फिर दोनों पे टिक लगा देना। फिलहाल देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम हो गया, क्योंकि हर बच्चे को तो ये सब ग्राफ आते नहीं, ये तो आप इसलिए जाने क्योंकि हमने सिखा दिया था, अदरवाइज नहीं पता था तो इस तरह से कर सकते थे। बढ़िया आगे लो, इसी तरीके से जरा इनके आंसर निकालो जल्दी जल्दी। देखो 1 बाई मॉड एक्स, अब मॉड लिखोगे तो 1 अपॉन मॉड 0, 1 अपॉन मॉड 0 का मतलब 1 अपॉन 0 प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा नहीं तो प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वही कैटेगरी आ गई, दैट इज यूनिक नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा अब इन्फिनिटी पर 1 अपॉन मॉड ऑफ इन्फिनिटी को 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट। वही क्वेश्चन इस तरह से भी आ गया, लिमिट एग्जिस्ट। अब मॉड एक्स अपॉन एक्स का एक्स टेंडिंग टू 0 पर क्या करें? बढ़िया आगे। अब सागर नागर ने अपना दिमाग लगा दिया, तो पढ़ो तो सही बच्चे, जरा सागर नागर का मैसेज पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। बट सर इस बार ऐसे क्वेश्चन नहीं थे गेट में। ठीक है, तो बेटा जो क्वेश्चन आया था बस वही करा दूं और सिलेबस खत्म मान लिया जाए। सागर नागर जी जल्दी बताओ, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन गेट में नहीं था इस बार डीए में करो ना, तो क्या बस वही वाला क्वेश्चन फिर तो हमारा 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा भाई। 65 क्वेश्चन आए थे, 65 में मैथ्स के 28 क्वेश्चन थे, हम 28 क्वेश्चन करा दे, एक दिन 14 क्वेश्चन करा दे, एक दिन 14 क्वेश्चन एक दिन में खत्म कर सकते, 4 घंटे की क्लास में पूरा समझा दे, बस 28 क्वेश्चन में चीज खत्म। बेटा जैसे क्वेश्चन थे वहां तक पहुंचने का रास्ता भी तो यही है, बताइए। जैसे क्वेश्चन थे वहां तक पहुंचने का रास्ता तो यही है, या सीधे कूद के वहीं पहुंच जाए जैसे क्वेश्चन आए थे? बताओ, 12th तक जाने का रास्ता तो नर्सरी से हो ही जाता है। मतलब वो बच्चा भी पहले कह रहा था ना कि सर 1 की बार इन्फिनिटी क्या होगा, वही सागर नगर आपने उसी बात को दूसरे तरीके से बोल दिया। हम तो सागर नगर के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, सीधे वहीं पहुंच जाए जो क्वेश्चन आए थे। फिलहाल मैं बता दूं बेटा, जो लिमिट का क्वेश्चन आया था वो तो हल्का ही था, अभी आएगा वो क्वेश्चन आपके सामने लिमिट वाला जो आया था, वो क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा, आपका डीए ब्रांच का दिखाऊंगा। फिर तो यहाँ पर हाँ ये वाला तो आपको पता चल गया बेटा, इसका भी ग्राफ 1 बाई मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? 1 बाई मॉड एक्स का अगर कोई ग्राफ पूछे आपसे, नहीं होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर जैसा, ये किसका ग्राफ बनाया आपने? y इक्वल्स टू 1 बाई मॉड एक्स का, y इक्वल्स टू 1 बाई मॉड एक्स। ठीक है, सागर नगर बेटा भी 2 महीना हम लोग को साथ रहना है, 2 महीने में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नहीं ढील जैसा कोई मतलब नहीं है, हम तो आपसे पूछते थे कि पेशेंस, हम तो बेटा सागर बेटा ये बताना चाह रहे हैं कि पेशेंस आपको रखना है, हम सारी चीजों तक आपको पहुंचा देंगे। देखो होता क्या है डेटा साइंस वाले बच्चों के साथ समस्या क्या हुई है, देखो डेटा साइंस का अभी तक केवल 2 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं, 2 इयर्स पीवाईक्यू, और लास्ट ईयर खाली 1 साल का पीवाईक्यू था। अभी कोई ब्रांच में पहली बार अगर पेपर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो पहली बार तो पता ही नहीं था कि लोग पूछेंगे क्या, जब पहली बार पेपर आ गया तो इन्होंने हल्का पेपर दिया। जो 2020 ये क्या चल रहा है भाई है ना, 2024 वाला जो पेपर था वो हल्का था, तो लगा लगभग इस लेवल पे हो जाएंगे, लेकिन 2025 में इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दिए, 28 में से 7 to 8 क्वेश्चन अच्छे लेवल पे डाल दिए, तो बच्चों को लगा कि पेपर बहुत टफ आ गया। बेटा 28 में से 19 या 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से किए जा सकते थे, 19 20 क्वेश्चन लगभग जितनी भी क्लास पाई गई थी तुरंत 19 से 20 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। 7 8 क्वेश्चन टेढ़े कैटेगरी थे, उसमें से भी अगर बहुत थोड़ी स्टडी की होती तो 3 4 क्वेश्चन और किए जा सकते थे, मतलब 7 8 क्वेश्चन टफ कैटेगरी के थे, आउट ऑफ द बॉक्स भी थे वो। तो होगा क्या, जब कम से कम 3 साल का पेपर हमारे पास होगा तब हम लोग एग्जैक्ट ट्रेंड समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट ट्रेंड ये डेटा साइंस में किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सिविल मैकेनिकल ईसी इलेक्ट्रिकल और सीएस ब्रांच के 30 30 40 साल के पेपरों के एनालिसिस हम लोगों ने करके रखी हुई है, तो बेटा हमको पूरा एग्जैक्ट पता है, हमको क्या सबको मालूम है जिसने एनालिसिस करी कि पेपर की मतलब क्वेश्चन का लेवल किस तरह से ले जाते हैं। डेटा साइंस में 2 ही बार पेपर हुआ, अब तीसरी बार हो जा रहा है, कम से कम 3 4 साल के पेपर होंगे तब तो उसकी ट्रेंड समझ में आएगा कि वो किस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। पहले साल इन्होंने हल्का पेपर दे दिया, दूसरे साल में 28 में से 7 8 क्वेश्चन इन्होंने टफ दे दिया, हालांकि बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन इस साल भी इजी थे, तो बेटा लेकिन 20 क्वेश्चन थे ना वो 20 तो किए जा सकते थे, उनको ही नहीं, बच्चों को 7 8 की वजह से डर गए और वो बच्चे को 20 क्वेश्चन में भी सब ऐसे करा दिया अपनी। तो पेशेंस रख करके चलेंगे, उस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे, यही अगले 2 महीने में जब तक हम पढ़ रहे हैं, पूरा 2 महीना साथ रहोगे नहीं रहोगे। अच्छा, तो इसलिए ये है समस्या। फिर वापस आओ और लोग क्या देखते हैं, टॉपर को देखते हैं, सर टॉपर के तो 97 मार्क्स आ गए, तो बेटा वो एक ही आदमी है जिसके 97 आ गए, या 2 4 लोग हैं जिनके 90 में मार्क्स आ गए, वो कौन थे? जिनके 90 में मार्क्स आए डेटा साइंस के पेपर में, वो कौन थे जानते हो? वो ग्रेजुएशन 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करके बैठे हैं डेटा साइंस में। तो बेटा जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम केवल डेटा साइंस में करके बैठा है उसके तो मार्क्स आएंगे। आप क्या हो, कोई सीएस ब्रांच का है, कोई सिविल ब्रांच का, कोई मैकेनिकल ब्रांच का, उसने एक साल भी एक सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा डेटा साइंस से रिलेटेड, तो उसके मार्क्स कैसे आएंगे 90 प्लस तुरंत कैसे आ जाएंगे? तो उनको टाइम देना पड़ेगा, जो 4 साल पढ़ के आया। तो कहने का मतलब ये है, तो मतलब थोड़ी मेहनत होगी तो हो जाएगा। 70 80 मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ जाती है, अगर आप में से किसी के 70 75 मार्क्स आए होंगे तो उसकी रैंक काफी अच्छी आई होगी, 3 डिजिट तक रैंक उसकी होगी। 3 डिजिट तक। सागर बेटा बताना तो कितने मार्क्स से आपने रैंक आपने बता दी 3089 बेटा, सभी बच्चों के लिए डिस्कशन होगा जरा, ये मत सोचना टाइम वेस्ट है, ये कभी सही सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है डेटा साइंस में। जरा इनके देखते हैं इनके मार्क्स कितने आए थे, मार्क्स बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, या मार्क्स बताइए 100 में से। सागर अगर अपनी रैंक बता रहे हैं 3089 रैंक थी, बेटा अब मुझे बताओ आपके क्वेश्चन कितने सही हुए थे? रैंक तो आपने 3000 बता दी, आप जब 90 प्लस में देखोगे मार्क्स तो डिप्रेशन होगा, लेकिन 75 80 के आसपास मार्क्स का टारगेट बनाओगे तो कोई डिप्रेशन नहीं होगा, तो आराम से अचीव किया जा सकता है। लो देखो देखो सभी बच्चे देख लो जरा, 38 क्वेश्चन में 3000 रैंक आ गई, यही अगर 70 क्वेश्चन होते तो 2 डिजिट की रैंक होती। 70 क्वेश्चन पे वो तो 2 4 बच्चों को क्यों देखते हैं कि उसके 97 आ गए उसके 93 आ गए, बेटा कोचिंग वाले यही करते हैं, जो रैंक 1 2 3 वाले लोग होते हैं ना भाई, कोचिंग की भी मजबूरी है, उसको भी पॉकेट शो चलाने चलाना है, तो जो 1 2 3 वाले रैंक हाइलाइट देखो, रैंक 1 बच्चे सब परेशान है मार्केट के अंदर, और रैंक 1 तो ये है, अरे रैंक 1 से करना क्या है, वो 4 ईयर का बच्चा है, वो 4 साल डेटा साइंस पहले से पढ़ के आया है ना। तो अब बताइए, तो कहने का मतलब 38 क्वेश्चंस में इनकी 3089 रैंक आ रही है, 70 क्वेश्चन मतलब 30 मतलब 65 में से 38 मतलब 70% मार्क्स अगर आते हैं इनके तो तब कितने होते हैं बताइए जरा, है ना। तो बेटा कभी डिप्रेशन हमें ये नहीं देखना कि पहले दूसरी तीसरी
दूसरी रैंक वाले बच्चे कितने नंबर पाए हैं ऑन एन एवरेज, जिनकी 2 डिजिट रैंक आई है, 80 रैंक आई, 110 रैंक आई, 90 रैंक आ गई, इनके मार्क्स लगभग कितने थे? ये 70 75 मार्क्स पे मामला बहुत सेट है, बहुत अच्छी रैंक मिल जाती है, 2 डिजिट रैंक पे जहां चाहोगे वहां एडमिशन हो जाएगा। और बताते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 पर, बेटा ये आपको सिग्नम जैसा लगा, पर ये सिग्नम जैसा है नहीं। एक्स टेंडिंग टू 0 पर आप देखो, अब इसमें दो तरीके हैं, इस फंक्शन को पहले इजी कर लें, या मैं सिंपल कहूं एलएचएल और आरएचएल। एलएचएल आरएचएल क्या आएगा 0% -1 और 1, क्या यूनिक है एलएचएल आरएचएल? इक्वल नहीं है, सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब fx इक्वल टू mod x अपॉन x का अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके सामने, तो इसका ग्राफ सिग्नम जैसा नहीं होगा, फिलहाल तो मैं बता दूं बेटा ये 0 है, 0 पर डिसकंटीन्यूअस तो दिख रहा है, देखो 0 के राइट साइड पे ये 1 1 ये वाला ग्राफ है, लेफ्ट साइड में ये ग्राफ है, और ये हॉलो सर्किल है बेटा, ये हॉलो सर्किल है, 0 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, देखो ये 1 और ये -1, तो ये एलएचएल आरएचएल सेम नहीं आया 0 पर, इसलिए 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो विवेक बता रहे हैं 60 मार्क्स पे 360 रैंक मिली, और ये मैं 75 बोल रहा हूं, 75 पे 2 डिजिट की रैंक आनी है, और क्या 2 डिजिट की रैंक में आपका मन माफी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए कोचिंग्स के कोई भी कोचिंग हो बेटा, उसके कॉमन शो पे मत जाओ, YouTube पे हो रहा है, देखो रैंक 1 आई और उसने हल्ला बता दिया, अच्छी बात है, वो भी क्रेडिट वाले लोग हैं, लेकिन हमें जो सिलेक्शन पाना है वो हमारा 2 डिजिट की रैंक का टारगेट बनाना है, फिर 1 डिजिट की हो जाए तो हमारी किस्मत। बेटा इसका क्या करें, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, आप बताओ x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा +1 ही है, तो बेटा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू +1 ही आएगी, दैट इज यूनिक, यूनिक, तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, देखो +1 मॉड x, ये सिग्नम फंक्शन क्यों नहीं है बता सकते हो? ये सिग्नम फंक्शन क्यों नहीं है? इसका ग्राफ भी आपने देख लिया, x = 1 पे सॉरी इंफिनिटी पे +1 आ रही है, यूनिक है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट। देखो दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं, देखिए fx इक्वल्स टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला हमने बोल दिया mod x अपॉन x, इसका ग्राफ बनाना है आपको, और दूसरा हमने बोल दिया सिग्नम x जो होता है mod x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और होता है 0 x इक्वल टू 0, इन दोनों का ग्राफ। बेटा इसका अगर मैं देखूं आपसे तो डोमेन क्या आया था, इसका डोमेन है, डोमेन रियल नंबर के सेट में से 0 माइनस कर दिया, ठीक है, रियल नंबर में से 0 माइनस। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बेटा इस फंक्शन को इजी कर लेते हैं, अगर x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का प्लस x, x और x कट गया तो +1 बचेगा, लेस देन पे -1 बचेगा, तो इसका ग्राफ मैंने अभी बना दिया। 0 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1 और यहां पर है -1, 0 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, तो ये देखो +1 और ये -1 हॉलो सर्किल के साथ देखेंगे, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये तो इसका ग्राफ आ गया। सिग्नम x ग्राफ आपको पहले से बताया जा चुका है, ताकि तो इसको फिर से लिख लेते हैं, x लेस देन 0 पर -1, x ग्रेटर देन 0 पर +1 और x इक्वल टू 0 पर 0। अब बेटा इसका ग्राफ अगर सिग्नम का ग्राफ देखें तो 1 और ये -1 1 -1 और ये 0, हां जी। अब देखो ग्राफ इसका क्या है, इसका ग्राफ ये है, इधर ग्राफ ये रहा, यहां पर भी आपका कैसा सर्किल है, हॉलो सर्किल है, और लेकिन वो जो हरा वाला आपका ग्राफ है ये पॉइंट आपका इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट देखो, ये सिग्नम है और वो जनरल फंक्शन है, वो डिसकंटीन्यूअस है, ये भी डिसकंटीन्यूअस है, दोनों ही डिसकंटीन्यूअस हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है। अब बताओ डिसकंटीन्यूअस यूजिंग मेथड, बताओ कौन सा, और ये वाला है डिसकंटीन्यूअस यूजिंग मेथड, बताओ किस किस मेथड से डिसकंटीन्यूअस है, नाम बताओ। मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, तीन मेथड बताए थे, मेथड 1 2 3 डिसकंटीन्यूअस बाय मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3। पहला वाला किससे, दूसरा वाला किससे? बेटा इसमें एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मेथड 1 से डिसकंटीन्यूअस है, मेथड 1 से। दूसरा वाला बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये वाली वैल्यू बेटा गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, अप्रोक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, शाबाश, नहीं मेथड 3 नहीं, ये वाला मेथड 2 है बेटा, अप्रोक्स वैल्यू एग्जिस्ट करी, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यूजिंग मेथड 2 सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बराबर तो बात की बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यहां पे क्या है, मेथड 1 सिंस एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर जाए तो इक्वल नहीं होता, तो वो मेथड 3 होता। देखा कहां गलती कर रहे हैं आप लोग, दीपिका गांगुली तनिष्क ने सही बताया। बढ़िया आगे बेटा, कल इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि थ्योरी पढ़ाने में समय लगता है, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। तो जल्दी से पहले आपको फैक्टराइजेशन समझा देते हैं, लो ऑफ फैक्टराइजेशन में बेस क्वेश्चन, कॉमन सेंस और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बेटा जरा फैक्टराइजेशन आ रहा है, फैक्टराइजेशन ठीक, तो आपको मालूम ही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, तो आप चाहो तो 0/0 फॉर्म उससे कर सकते हो एल ऑर्बिटल रूल से, बेटा ये 0/0 फॉर्म है, तो मेथड 1 यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल, एल ऑर्बिटल्स रूल, लेकिन हम नहीं करने जा रहे इससे, वो तो आपको पता ही है, यूजिंग एल ऑर्बिटल्स रूल, ये तो आप खुद ही से कर लीजिएगा। मेथड 2 बेटा फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्या इसके फैक्टर हमें पता है? हां सर, x - 2 और x - 3 और ये है x - 2 और x + 2, बेटा ये x - 2 क्यों कर सकता है, रीजन बताओ, इसको काट क्यों सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये कट गया, x - 3 अपॉन x + 2, अब रख दो वैल्यू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 2 - 3 अपॉन 2 + 2 -1/4, मुझे रीजन बताओ, ये आप कैंसिल कर रहा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि x - 2 को x - 2 से कैंसिल किया, -1/5 आ रहा है, मेरे हिसाब से तो बेटा 4 आएगा, -1/4 आएगा, ये 5 कैसे आ गया, अनिस कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, कैसे कर दिया आपने, रीजन है यहाँ पे देखो, x is tending to 0 implies that x - 2 tending to 0, x - 2 tending to 0, that is x - 2 is not equal to 0, 0.001 है ये, 0 नहीं है, that's why we can cancel out, x - 2, इस वजह से ये लॉजिक था जिस वजह से हम कैंसिल कर सकते थे। चलो इन दोनों को जल्दी से बताओ बेटा, ये तीसरा वाला मुझे जानना है, बाकी तो ये हल्के थे। इसमें क्या है, मैंने a q - b q का कोई फॉर्मूला बताया था आपको भी, a q - b q का सर बताया तो था, वो आपको पहले से भी आता था, y² + 1 + y डिवाइडेड बाय y - 1, क्या कैंसिल हो गया? हां सर कैंसिल तो होना ही है। अब बेटा फैक्टराइजेशन के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अल्टीमेटली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे तो जाना ही है, लो ये आंसर 3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे तो जाना ही था। हिताची, अब हिताची लिखेंगी पेशेंस, अभी और बच्चे लिख रहे थे, अब हिताची का नंबर है पेशेंस लिखने का, लिखो कॉपी में पेशेंस। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन एग्जांपल विद एल ऑर्बिटल रूल, वन नहीं कम से कम 5 एग्जांपल कराएंगे आपको, लेकिन कराएंगे कब, सिस्टमैटिक तरीके से, 5 एग्जांपल कराएंगे, लेकिन तब कराएंगे सिस्टमैटिक। आपने बेटा 2 या 3 दिन में सीख लिया होगा कि हम जंप कर करके नहीं पढ़ाते, सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ाते हैं। पहले आपको कॉमन सेंस के साथ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सिखा दिया, अब फैक्टराइजेशन चल रहा है, फिर रेशनलाइजेशन आएगा, उसके बाद फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म जब आएंगे तब आपका एल ऑर्बिटल रूल वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर आएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट। इस सिस्टम को, इस अप्रोच को फॉलो करेंगे क्योंकि आप यहाँ लर्निंग फेज में आए हो, है ना, कि अपने आप को चेक करने, या लर्निंग फेज में बैठे हो, तो इस तरीके से चलेंगे। हिताची बेटा लिख लिया पेशेंस, जल्दी लिख लो।
चलो इसका क्या करें, अब इसके फैक्टर कैसे करें, ये एक नई समस्या आ गई सर, इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हमसे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है 3/4 फैक्टर है, अच्छा आंसर 3/4 है, 4 3 का एलसीएम सर 12 होता है, 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो क्या करोगे, पुट y = x to the power 12 रख दो, y = x power 12 और when x tending to सॉरी when y tending to 1 x tending to 1, बेटा y tending to 1 पे x tending to 1 ही रह जाएगा, अगर हम y को x की पावर 12 रख देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा ये काम आसान हो जाएगा, x tending to 1 x tending to 1, बेटा y की वैल्यू x पावर 12 रखोगे 4 3 12, तो ये हो जाएगा x³ - 1 और यहां पे क्या आ जाएगा 3 4 x³ 4 - 1 लो x tending to 1, वैसे तो ये एल ऑर्डर रूल का क्वेश्चन है, लेकिन हम तो इसे फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं, तो लिमिट x tending to 1, अब क्या करें x³ - 1 के फैक्टर x - 1 और x² + 1 + x, वैसे आप इसमें एल ऑर्डर रूल लगा सकते थे, बेटा ये x² - 1 और x² + 1 देखो फैक्टर हो गए, क्या x - 1 कैंसिल हुआ, हां सर x - 1 एक जगह से कैंसिल हो गया ये वाला, और बच गया x² + x + 1 डिवाइडेड बाय यहां नीचे x + 1 बचेगा a² - b² वाला फार्मूला, बेटा अब ये क्या आया x² + 1 x² - 1, बेटा ये 3/4, हां 3/4 सही बताया था किसी ने, 3/4 एलसीएम 12 था, एलसीएम रख दो, चीज आसान हो गई, आराम से सॉल्व हो गया, 3/4 इज द राइट आंसर। आपने देखा कहीं ना कहीं बेटा इसी कैटेगरी के और भी क्वेश्चन नए बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कल होंगे, अभी टाइम होने वाला है ना, इसलिए हम कम से कम रेशनलाइजेशन तक का कांसेप्ट आपका क्लियर करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन हो गया, जरा रेशनलाइजेशन देख लेते हैं, ये है रेशनलाइजेशन, इसको ना करके हम दो, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले कभी करा रखा होगा, लो ये रहा, ये है क्वेश्चन, एक काम करें एक एक दोनों पन्ने पर दो क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे करो, लो डेटा साइंस का क्वेश्चन रेशनलाइजेशन का, अरे ये क्या हुआ, बच गए बच गए, हाँ अब सही है, डेटा साइंस का क्वेश्चन रेशनलाइजेशन का, बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बताइए जरा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू बताइए कैसी फॉर्म है सर, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म, चेक कर लो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, डीए का ही क्वेश्चन है 2025 का, आप कहते हैं ऐसे आते नहीं है, अब मैं जो करूंगा वाला देखना, ये वाला देखो, वो वाला मैंने प्राकृत में कराया था, इसमें छोड़ दिया उसे, ये देखो पहले t टेंडिंग टू इनफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t माइनस t है ना, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म है, तो हमने कहा है कि रेशनलाइजेशन करना है, तो लाइए रेशनलाइजेशन से चीजें स्टार्ट की जाए, तो रेशनलाइजेशन में आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस टी, बेटा ये रहा, अब इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी है, ये टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस टी, बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है, जो माइनस साइन है तो प्लस साइन के साथ लिखो, प्लस है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम, तो लिमिट टी टेंडिंग टू इनफिनिटी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रह गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस टी, ठीक बेटा टी स्क्वायर कट गया, बचा क्या टी टेंडिंग टू इनफिनिटी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस टी, ये है रेशनलाइजेशन, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म, बेटा अब जरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये इनफिनिटी बाई इनफिनिटी फॉर्म में बदल गया, इनफिनिटी बाई इनफिनिटी फॉर्म, चेक कर लो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो earlier it was in infinity minus infinity form, after using rationalization it converted into infinity upon infinity form, तो क्या हम कह सकते हैं कि infinity minus infinity form infinity upon infinity form के बराबर है, और infinity upon infinity form एक indeterminate form है, तो बेटा infinity minus infinity form भी कैसी होगी, infinity minus infinity form कैसी होगी बताओ, क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया infinity upon infinity में, सर indeterminate form होगी, चलिए एक सेकंड 40 स्लाइड पे वापस आ जाएंगे, बेटा पहले पीछे चल रहे हैं, पेशेंस का कितना फायदा होने जा रहा है आपका, एटलीस्ट हमारी क्लास में अब दिखेगा आपको, कहाँ गई वो जहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, ये देखो 13वीं स्लाइड में था, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी में लिखा था हैव पेशेंस इट विल बी एक्सप्लेन्ड आफ्टर 2 आवर्स, चेक कर लो 2 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लो 2 घंटे, यहां पे समझाना पॉसिबल नहीं था जब मैं बाकी फॉर्म समझा रहा था, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी में पेशेंस रखो 2 घंटे बाद एक्सप्लेन होगा, अभी भी आपने देखा कि व्हेन योर एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी देन आफ्टर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन इट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, और इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो बेटा इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी कैसी फॉर्म होगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी, तो ये सब गलत एक्सप्लेनेशन थे जिस वजह से लोग करेक्ट करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी को ऐसे समझा देते हैं कि 0/0 फॉर्म है, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये वाला क्यों नहीं, तो ये भी तो सही था, इसलिए दोनों ही तरीके बेकार हैं, रेशनलाइजेशन से समझ में आया, तो बेटा 2 घंटे के पेशेंस से आपको बात क्लियर हो गई कि इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म कैसी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो कभी 2 घंटे का पेशेंस रखना है, कभी 2 दिन का रखना है, कभी 5 दिन का रखना है, कभी 15 दिन का पेशेंस रखना है, तो हो सकता है आज जो आप ये पूछो वो 15 दिन बाद हम आपको पढ़ाएं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिस्टमैटिक चलना है हमारे साथ, है ना, इधर उधर उछल कूद करके पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि रिवीजन मोड में आ रहे होते तो हम उछल कूद करके पढ़ाई करते, अब ये तो सीखने का फेज है तो उछल कूद क्यों करें, चलो बेटा ये आ गया इनफिनिटी बाई इनफिनिटी फॉर्म, अब क्या करें, या तो यहाँ एल ऑर्डर रूल लगा दो, या फिर बेटा सिंपल सी बात यहाँ पर भी वही कर दो, आगे कॉमन ले लो, तो कॉमन लेकर के लिमिट टी टेंडिंग टू इनफिनिटी नीचे से टी स्क्वायर कॉमन करने जा रहे हैं, तो ये 1 हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन करा तो ये 1/t और प्लस 1, अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 प्लस 0 और प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 1, बेटा 1/2 निकाला था आप लोगों ने, कई लोगों ने आंसर, डेटा साइंस 2025 का क्वेश्चन, तो मैं कह रहा था ना 28 में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुरंत किए जा सकते थे, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था, तो सूरज बेटा कह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे, बिल्कुल उसमें से देखना पड़ता है कि कौन से उस कैटेगरी और कौन से आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो जो आउट ऑफ द बॉक्स है उसको उस समय छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर हमारे 70 से 75 मार्क्स आएंगे तो भी हमारी 2 डिजिट की रैंक आ जाएगी, और तब भी हमें मनमाफिक आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा और एडमिशन मिल जाएगा, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म आते ही रेशनलाइज कर देंगे, लाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करो, ये तो हल्का था, ये है थोड़ा दमदार क्वेश्चन, ये वाला करो, इसको मिटाएं, लो ये पोल भी लगा हुआ है, ये हो गया ना, एक ही साथ लिखा हुआ था दोनों, चलिए अब इसको करो, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को फिर से, आप इसमें दिमाग लगाओ कैसे करना है, लिमिट लिमिट और ये x टेंडिंग टू 4 और उस ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x, इसमें क्या करा जाए 1 माइनस ऐसे, और ऑप्शन ए बी सी डी हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1/3 और 3, अब वो बच्चा कह रहा था ना कि सर मैंने माइनस देख के सीधे आंसर लगा दिया और प्लस देख के सीधे, बेटा 2 माइनस में आंसर है 2 प्लस में आंसर है, अब जुगाड़ लगा के नहीं कर पाओगे, अब पूरा ही करना पड़ेगा, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस x, ये पूरी तरह से रेशनलाइजेशन जैसा नहीं दिख रहा है आपको, वैसे इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म में आसानी से आता है, अभी मैं बोल लगाता हूं, बेटा ये डायरेक्टली आपको इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन करोगे फिर भी रेशनलाइजेशन ही करना, फिर भी बेटा रेशनलाइजेशन ही पड़ेगा आपको, अगर डायरेक्टली इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी हो तो रेशनलाइजेशन करना ही है, लेकिन इसमें भी देखने से लग रहा है कि रेशनलाइजेशन जैसा काम ही करना पड़ेगा, 90 सेकंड अब ज्यादा हो गए, 60 सेकंड दे दें क्योंकि काफी देर से क्वेश्चन दिखा रहे हैं, चलो 60 सेकंड लगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 5 + 4 9 3 - 3 0 5 - 4 1 - 0, बेटा ये तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, तो एक तो तरीका ये है मेथड 1 यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल,
खुद ही से कर लीजिए, आसान है, डिफरेंशिएट करना है। और मेथड 2 यूजिंग रेशनलाइजेशन, हम रेशनलाइजेशन दिखाने के लिए दिखा रहे हैं आपको, अदरवाइज आप ये एल ऑर्डर रूल से तो कर ही लोगे। तो मेथड 2 से किसी का आंसर आ गया तो इसको होमवर्क में डाल दें। मेथड 2 से कर रहे हैं, एल ऑर्डर से तो कल हम कर ही लेंगे, एल ऑर्डर से तो कल कर ही लेंगे। पहले कह रहे 1/3 आ रहा है, फिर कह रहे कि सॉरी आंसर बता दूं, रेशनलाइजेशन से आपको बेटा रेशनलाइजेशन हमेशा किसका किया जाता है बताओ? अगर दोनों में वैल्यू लिखी है तो डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटा जो आपको रेशनलाइजेशन करना है वो डिनोमिनेटर का कीजिए, ठीक है। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स है ना, और इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिनोमिनेटर का कीजिएगा। अब ये चीज लिखी हुई है लिमिट x टेंडिंग टू 4 और यहाँ पर लिखा है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स और यहाँ है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स ये कितना आ गया माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4 आ गया। अभी भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों का रेशनलाइजेशन कर दे क्या बेटा, दोनों का कर दो रेशनलाइजेशन, तो भी कोई इशू नहीं है, वरना और मामला बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर का करते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप दोनों का ही कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर से ये 0/0 फॉर्म आ गया तो फिर टाइम लगेगा, है ना। इससे चला दोनों का ही कर देते हैं, हटाओ और जल्दी हो जाएगा। वैसे तो ऐसा करने से क्वेश्चन में आपको एल ऑर्डर रूल लगा लेना चाहिए। और दूसरा फिर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। अब देखो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, x टेंडिंग टू 4 पहले और तीसरे में 9 माइनस 5 प्लस एक्स, 9 माइनस 5 प्लस एक्स, और इस वाले में 1 माइनस 5 माइनस एक्स, और जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है वो किसमें है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स और 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स ये है। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 4, बेटा ये नॉन स्क्वायर 4 माइनस एक्स, हे भगवान अभी भी वही चीज है, और यहाँ पे क्या है माइनस 4 प्लस एक्स, तो x माइनस 4 कट गया, ये माइनस आ जाएगा यहाँ से, हाँ कट गया भाई, ये बड़ा मजा आ गया। और 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस और 5 प्लस एक्स, बेटा पहले वाले से तो माइनस 1 आया, दूसरे वाले से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, 5 में से 4 गया 1, तो ये 2 और डिवाइडेड बाई 5 और ये 5 होता है 9, 3 भी 3 6, तो बेटा माइनस 1/3 माइनस 1/3। एल ऑर्डर रूल से आंसर जल्दी आ जाता, लेकिन हमें आपको सिखाना था रेशनलाइजेशन, इस वजह से हमने ऐसा किया। वाह ये आंसर काफी जानते हो ये 61% आंसर क्यों आया है, ये एल ऑर्डर रूल से करा के बैठे हो आप लोग, हम जानते हैं ये 60% जितने भी बच्चे हैं ना उनमें से कम से कम 50% बच्चों ने एल ऑर्डर का आंसर दिखाया है, रेशनलाइजेशन से बहुत कम लोगों ने किया होगा। अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे तो हम सही बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा। प्रकट तिवारी, सम्राट, अरुणिमा, ऋतिका गांगुली, ऋतिक चौरसिया, अंजलि शर्मा, आयुष राय, शिवानी, ध्रुव प्रजापति, आयुष कुमार। बेटा ये वाला होमवर्क में रख लो, रेशनलाइजेशन में टाइप 3, इसका आंसर भी क्या आएगा 1/2, इसका आंसर भी 1/2 आएगा। कल जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद इसके और फ्रेश क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अलग से कराएंगे, अलग से भी। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको, बहुत सारे इनमें से काफी क्वेश्चन आपको प्राक्रम श्रेष्ठ वाले दिख रहे होंगे, कल बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन और कराएंगे इसी कैटेगरी के। अभी तो खैर हमारा एल ऑर्डर इंटरमीडिएट फॉर्म बचा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट बचा है, कंटिन्यूटी बचा है। सर मेरे में पोल नहीं शो होता है बेटा, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप लॉगिन लॉग आउट करो ऐसे करके। पोल शो होने का शायद ट्यूटोरियल वीडियो पड़ा होगा ऐप पे ट्यूटोरियल वीडियो पड़ा होगा बेटा, वो टेक्निकल ग्लिच होता है कभी-कभी, या कई बार बच्चे को सही से ओपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलो मेरी दूसरी क्लास भी होती है बेटा, अब इसमें ज्यादा नहीं, ये आज के लिए अभी हमने जितना पढ़ लिया अभी कंटिन्यूएशन में चलेगा ये चैप्टर, समझ लो बेटा, ये चैप्टर भी कंटिन्यूएशन